हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लासेस तक हम लोगों ने विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 18 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। इस क्लास से हम लोग विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 19 का 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यहाँ पर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होगा अर्थात डिस्क्राइब करने लायक होगा, उसको हम लोग बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, और जो क्वेश्चन डिस्क्राइब करने लायक नहीं होगा और ऐसे भी उसमें डिस्क्रिप्शन दिया होगा क्वेश्चन में, उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, तो हम लोग इसको पूरे टेस्ट को ट्राई करेंगे कि 1 घंटे में समाप्त, पूरे घंटे 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को 1 घंटे में समाप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे समय मिलता है। हम लोग कितना लगाएँगे? 50, 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस के लिए 1 घंटे से कम ही समय लेंगे, 55 मिनट तक का समय ले सकते हैं। तो अगर 55 मिनट में सॉल्व हो जाएगा तो पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ भी इसको कम करेंगे। तो चलिए अपने इस क्लास को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा-सा। यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, यह जो है टेस्ट जो है 19 नंबर, ये एनवायरनमेंट से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दे रहा है, स्टॉकहोम अभिसमय के संदर्भ में विचार करना है। स्टॉकहोम अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कैसा विचार करना है जी? सबसे पहले क्या ज़रूरी है? किस संदर्भ में पूछा जा रहा है? संदर्भ सबसे पहले देख लेना है, उसके बाद से क्या देखना है जी? तो सबसे पहले देखना है क्या पूछा गया है, सही या फिर गलत। सही कथन पूछा गया है या फिर गलत। और तीसरा नंबर देखना, तीसरा चीज़ में क्या देखना है, तो ऑप्शन का तरीका देख लेना है, क्या एलिमिनेशन मेथड है? अगर नहीं है, केवल तो ऐसे करके दिया हुआ, और यहाँ पर ये ऑप्शन पहले याद देख लेना ज़रूरी है। तीसरा नंबर पर ये काम है। तब चौथे नंबर पर काम आता है कि हम लोग ऑप्शन पर स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करें। तो यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर स्टॉकहोम अभिसमय एक विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण को अस्थायी जैविक प्रदूषकों से सुरक्षा प्रदान करना है। तो यहाँ पर अब इस सेकंड नंबर देख लेंगे। वर्तमान में स्टॉकहोम अभिसमय के अंतर्गत 21 रसायन शामिल है। इसके बाद से दे रहा है कि भारत ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध सभी पीओपीज़ की पुष्टि कर दी है। क्या किसकी जी? तो सभी पीओपीज़ की पुष्टि कर दी है। यहाँ पर जब स्टॉकहोम अभिसमय के संदर्भ में देखेंगे, इसे 2006 में अनुमोदित किया गया था। कब जी? तो स्टॉकहोम अभिसमय को 2006 में अनुमोदित किया गया था। और इसमें क्या किया गया था जी? तो अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी संधि है, जिसका उद्देश्य है जो भी खतरनाक रसायन है, जो मानव और पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, स्थायी जैविक रसायन होता है, जैसे कि एंडोसल्फान, ये सभी जैसे ये क्या है, मानव के साथ-साथ पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी, तो पशु के स्वास्थ्य के लिए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। इसीलिए इनको जितने भी स्थायी प्रदूषक हैं, उनको समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता डाली गई थी। तो यहाँ पर 1 नंबर एकदम सही है कि प्रतिबद्धता की ही बात करता है। दूसरा नंबर दे रहा है, अभिसमय के अंतर्गत 21 रसायनों को शामिल किया गया है। यह जो है ऑप्शन गलत है, क्योंकि 21 नहीं बल्कि मात्र 12 रसायनों को अभी तक शामिल किया गया है स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत। तो 12 होगा, ना कि सॉरी, यहाँ पर 12 जो है इसकी पुष्टि भारत ने की है, और यहाँ पर कितने शामिल है जी? तो 34 रसायन शामिल है। कितने? 34 रसायन शामिल है, जिनमें से मात्र 12 ऐसे रसायन है जिसकी पुष्टि भारत ने की है। पुष्टि शामिल की है, मतलब कि भारत, देखिए यहाँ पर होना चाहिए था दूसरा नंबर कि 34 रसायन शामिल हैं, लेकिन यहाँ पर दे रहा है 21 है, इसलिए दूसरा नंबर गलती है। भारत कह रहा है कि सूचीबद्ध सभी पीओपीज़ की पुष्टि करता है, तो यह गलती है, क्योंकि भारत ने पुष्टि कितने की है? तो मात्र 12 की, ना कि पूरे 34 के 34 की। तो यहाँ पर तीसरा नंबर भी गलती हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 गलती है, ऑप्शन केवल 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें दिया हुआ है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, यहाँ पर 2025 के संदर्भ में विचार करना है। तो यहाँ पर विचार करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेंगे क्या, किस संदर्भ में विचार करना है और ऑप्शन का तरीका क्या है। मतलब कि क्या क्या विचार करना है, सही विचार करना है, गलत नहीं विचार करना है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है। अब एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है, तो दाँत दिखा के कुछ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक भी क्वेश्चन हम लोग का सही चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत मिला कि हम लोग का आंसर तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पर दे रहा है, अब हम लोग स्टेट ऑप्शन पढ़ेंगे। यहाँ पर दे रहा है, यह चैंपियनशिप भारत में पहली बार आयोजित की गई थी जी, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। और इसके बाद से है नई दिल्ली में जो हुई थी। यहाँ पर इस आयोजन का शुभारंभकर का नाम विराज रखा गया था, जो कि एक हाथी था। तो यहाँ पर विराज, भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया। अब बताइए, यहाँ पर ये दोनों तो एकदम सही है, सरासर सही है, क्योंकि यह पहली बार भारत में आयोजित किया गया है पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और विराज हाथी को रखा गया था, एक छोटा सा हाथी। आप लोगों ने देखा भी होगा, न्यूज में बहुत बार आया था यह। और यहाँ पर पदक तालिका में शीर्ष पर ला देना, अभी भारत आगे बढ़ रहा है, विकास की गति पर है, ओलंपिक से लेकर हर क्षेत्र में आगे गति पर है, लेकिन अभी तक शीर्ष स्थान पर आ जाना बड़ा कठिन है। शीर्ष स्थान पर अभी नहीं आ सकता है, तो तीसरा नंबर गलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, केवल जनसंख्या में भारत आगे आ सकता है। ये इतना जल्दी कहिए जाए कि एथलेटिक्स में भी आगे आ जाए तो थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा-सा और इसको ज़ूम कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है, निम्नलिखित राज्यों को पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पवन ऊर्जा के स्थापित क्षमता के घटते क्रम के रूप में, अब यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा स्क्रीन पर ये क्वेश्चन छा चुका है। तो इस तरह से हम लोग को कहिएगा कि पूरा क्वेश्चन तो दिखाई नहीं दे रहा, तो बनाएँगे कैसे? तो सबसे पहले ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले ऊपर यहाँ पर ये क्वेश्चन पढ़ना है, तो हम लोग को एक बार में इतना भी दिखाई दे दे, तो सबसे बड़ी बात है कि ये इतना एक बार में दिखाई देना चाहिए।
और दूसरा टाइम में ये स्टेटमेंट और ये सभी एक बार में दिखाई देते तो हम लोग का काम हो जाएगा। इसके लिए टेंशन मत लीजिए कि एक बार एक स्क्रीन पर सारा का सारा क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। कैसे कि फोकस क्षेत्र पर काम किया जाता है। जैसे कि अर्जुन ने तीर मारा था तो मछली के शरीर पर ध्यान नहीं था। मछली के शरीर से क्या लेती था? उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए था? आँख होना चाहिए था। तो आँख दिखाई देना चाहिए एक स्क्रीन पर। तो आप लोग भी यही ध्यान दीजिएगा कि हम एक बार में क्वेश्चन नहीं दिखा सकते हैं पूरा ज़ूम करके। तो हम क्या करेंगे कि जो चीज़ ज़रूरी है मछली का आँख दिखाना है तो ये सबसे पहले एक लाइन में दिखाई दे देना चाहिए। संदर्भ पूछ रहा है। संदर्भ क्या है? तो पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता का घटता क्रम मतलब कि सबसे ज़्यादा उससे कम कोशिश करना है। एक स्क्रीन पर ये दिखाई देती है सबसे बड़ी बात है। दूसरा स्क्रीन पर हम लोग क्या देख लेना है? सही कथन का चयन करना है। तो ये दिखाई देना चाहिए एक बार में और स्टेटमेंट का तरीका क्या है? स्टेटमेंट तो कभी भी ऐसा ही रहेगा, ऊपर-नीचे करके दिया रहेगा। अब हम लोग को इसको अपने अनुसार व्यवस्थित कर लेंगे। तो यहाँ पर जब व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पर घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा इस समय पवन ऊर्जा में कौन अग्रणी है जी? तो ये गुजरात ही है। गुजरात ही सबसे बड़ा कितना जी? तो 1400 मेगावाट की शायद ऐसा कुछ कर लिया इसने। सॉरी 14,000 मेगावाट। कितना जी? तो 14,000 मेगावाट लगभग इसने प्राप्त कर लिया है गुजरात ने। उसके बाद से तमिलनाडु का स्थान आता है। तब दूसरे नंबर पर तमिलनाडु का स्थान आता है और तब कर्नाटक का स्थान आता है और तब आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा मतलब कि ये सीक्वेंस वाइज़ ही दिया हुआ है सबसे आगे से लेकर सबसे नीचे तक। यहाँ से अभी कहिएगा कि केवल ये तटीय राज्यों में ही ये दिखाई दे रहे हैं तो यह सही भी है क्योंकि पवन ऊर्जा का वास्तविक उपभोग तटीय राज्यों में ही किया जा सकता है क्योंकि समुद्री हवाएँ जब आती हैं, तटों से टकराती हैं, समुद्री हवाएँ ज़्यादा तेज़ होती हैं और ये सतत होती हैं, कोई बाधा नहीं होता है जिसके कारण दिन-रात सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर हवाएँ मिलती रहती है तटों को, तो यही इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा का और सबसे बड़ी बात है यह भी देख लीजिए कि सबसे बड़ा तट किसके पास है जी? तो सबसे बड़ा तट गुजरात के पास है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा वही उत्पादन कर लेगा। तो यह एक नेचुरल भी है, तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सीक्वेंस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक स्क्रीन पर ये क्वेश्चन का संदर्भ दिखाई दे देना चाहिए, हम लोग का दिखाई भी दे रहा है। अगर ये संदर्भ एक स्क्रीन पर ना दिखाई दे, तब हम लोग स्क्रीन को छोटा कर सकते हैं। लेकिन संदर्भ सबसे पहले एक स्क्रीन पर देख लेना ज़रूरी है और सेकंड स्क्रीन पर क्या पूछा गया है और ऑप्शन क्या है। यहाँ पर दे रहा है हाल ही में कोयली गुब्बी हाइली गुब्बी ज्वालामुखी, क्या नाम है जी? तो हाइली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 वर्षों के बाद प्रस्फुटित हुआ है, अपने जलवायु प्रभाव के लिए पर चर्चा में है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जी? तो हाइली गुब्बी ज्वालामुखी के जो 12,000 साल वर्षों बाद फूटा है, तो यहाँ पर इतना बड़ा ब्यौरा दे दिया है। एक लाइन में यह भी तो पूछ सकता था हाइली गुब्बी ज्वालामुखी है कहाँ पर? तो यहाँ पर केवल देश देख लेना है। हाइली गुब्बी ज्वालामुखी इतना बड़ा दिया है, लगेगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन वास्तविकता क्या है जी? तो यह जो है यहाँ पर दे रहा है केन्या, इथियोपिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाइली गुब्बी ज्वालामुखी जो इथियोपिया में विस्फोटित हुआ है। इथियोपिया कुछ आप लोग अफ्रीका के पूर्वी तट को देख सकते हैं, जहाँ पर ये कुछ हॉर्न कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर अफ्रीकी हॉर्न जो है, यहाँ पर ये इथियोपिया कुछ यहीं पर है। ये जो है सोमालिया का प्रदेश है। ये सोमालिया का प्रदेश आप लोग देख सकते हैं और इसी के पीछे जस्ट पीछे ये कुछ इस तरह से है यहाँ पर इथियोपिया और यहाँ पर जब विस्फोट हुआ था हाइली गुब्बी ज्वालामुखी यहाँ पर कुछ है तो सोमालिया का सीमा से ही के पास में ही है। यहाँ पर जब विस्फोट हुआ था तो इतना भयानक विस्फोट हुआ था कि इसका राख जो है 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था और ये जो है इतना फीट पर ऊंचाई पर पहुंचने के साथ जेट स्ट्रीम के साथ पश्चिम से पूरब की तरफ बहते हुए पूरे अरब प्रायद्वीप को पार करते हुए भारत तक भी पहुंच गया और भारत तक पहुंचना इतना दूर लगभग 14,000 इतना दूरी तय कर लिया इथियोपिया से प्रस्फुटित हुआ और कितना लगभग 14,000 किलोमीटर कितना जी 14,000 फीट की ऊँचाई तक पहुँचा था और यहीं से इसके साथ ही तो जेट स्ट्रीम के साथ पश्चिम से पूरा आप लोग जानते हैं कि ऊँचाई पर पश्चिम से पूरब की तरफ जेट स्ट्रीम चलता है। जेट स्ट्रीम के माध्यम से यह पूरे अरब प्रायद्वीप से होते हुए भारत में पहुँचा ये पाकिस्तान ये सबको पार करते हुए। तो यहाँ पर जब यह पहुँचा तो इतना ही बात नहीं है कि केवल पहुँच गया, इसमें बहुत सारा राख की मात्रा थी जिसके कारण पूरे अरब प्रायद्वीप में लगभग 15 से 16 दिनों तक राख इसका उड़ता रहा। इसी राख के कारण हवाई यात्रा प्रतिबंधित हो गया था और हवाई यान का संचालन काफ़ी अवरुद्ध हुआ था। कुछ लगभग 5 दिनों तक यूएई में और सऊदी अरब में ये उड़ानें जो थी पश्चिम से पूरब की तरफ और पूरब से पश्चिम की तरफ प्रतिबंधित थी। उत्तर की तरफ जाने का थोड़ा-सा छूट तो था, दक्षिण की तरफ था, लेकिन इधर से इधर आगे से मतलब पूरा पश्चिम जाने का रोक लगा दिया गया था। इतना भयानक यह विस्फोट हुआ है हाइलो गुब्बी ज्वालामुखी में। इसको याद रखिएगा इथियोपिया में है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय शहर को 2025 में यूनेस्को द्वारा अपने रचनात्मक शहरों के नेटवर्क जिसको यूसीसीएन के तहत क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता प्राप्त दी गई है। तो यहाँ पर ऐसे इतना बड़ा भी दिया हुआ दे सकता है। तो यहाँ पर इसमें किस शहर को ऐसे कह सकते हैं कि शहर को यूनेस्को ने गैस्ट्रोनॉमी के रूप में अपनी सूची में शामिल किया है। तो यहाँ पर गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला जो है यहाँ पर गैस्ट्रोनॉमी किसको कहते हैं कि जहाँ पर खाना पकाना और ऐतिहासिक विरासत स्थल भी हो। यहाँ पर खाना खाना पकाना और खान-पान और जो स्थायी लोगों का जीवन शैली है उनसे जुड़ा हुआ गैस्ट्रोनॉमी के तहत रखा जाता है। तो यहाँ पर किसको मिला है जी? तो यह है लखनऊ को मिला है गैस्ट्रोनॉमी में। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। गैस्ट्रोनॉमी उसी को कहते हैं जहाँ पर ज़्यादा भोजन से संबंधित बेहतर होता है वहाँ पर और पारंपरिक भोजन अभी भी चलता है जैसे कि लखनऊ का शाम सबसे सुंदर माना जाता है। तो यहाँ पर जीवन शैली से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर में ऐसा माना जाता है कि लखनऊ में ज़्यादातर अधिकांश लोग शाम के दिन भर तो काम करते हैं, लेकिन शाम के समय में निकल कर चौराहे पर जाते हैं, चौक चौराहे पर और चौक चौराहे पर जो भी खाना होता है पानी पूरी चाहे कचौड़ी ज़्यादा फेमस है तो कचौड़ी खाते हैं। तो मतलब एक तरह से एक जीवन शैली जिसको खाने-पानी खान-पीना को लेकर ज़्यादा लगाव होता है तो उसको गैस्ट्रोनॉमी के तौर पर रखा जाता है। फ़िल्मों के क्षेत्र में भी रखा जाता है इसको।
अब देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, कार्बन फर्टिलाइजेशन पद जो कभी-कभी जलवायु स्मार्ट कृषि के संबंध में चर्चाओं में रहता है, किसे संदर्भित करता है? जलवायु स्मार्ट कार्बन फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पर दे रहा है। कार्बन फर्टिलाइजेशन का संदर्भ जो दे रहा है पौधों के प्रकाश संश्लेषण को तीव्र करने के लिए। उसके बाद से कार्बन फर्टिलाइजेशन का संबंध बताइए, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित होगा जी। और यहाँ पर दे रहा है कि उपज बढ़ाने के लिए फसल क्षेत्रों में सीधे संपीड़ित कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करना। उसके बाद से मृदा लवणता को कम करने के लिए बायोचार को प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करने की एक विधि है। उसके बाद से है बड़े पैमाने पर कृषि स्प्रे स्प्रेयर्स का उपयोग करके वायुमंडल से कार्बन को कैप्चर करने की एक भू इंजीनियरिंग है। या फिर यहाँ पर दे रहा है चौथा नंबर, पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई प्रणालियों में ही कार्बन समृद्ध यौगिकों का उपयोग करना। यौगिक करने की प्रक्रिया है, तो एकदम ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। क्योंकि कार्बन फर्टिलाइजेशन जिस तरह से पहले ऐसे ही जो फसलों की सिंचाई पहले की जाती थी तो क्या होता था, ऐसे ही पानी निकाले जमीन से पंप से या फिर नदियों से करते हुए ऐसे पानी निकाले खेतों में छोड़ दिए, जिससे पानी केवल मिलता था फसलों को। लेकिन अब जो किया जा रहा है, इस पानी में ही यहाँ पर कुछ ड्रॉप ऐसी लगा दी जाएगी मशीन, जहाँ से इसको पानी में कार्बन मिला दिया जाएगा और ये जो है पूरे फसलों तक पानी के माध्यम से विस्तारित हो जाएगा। फसल जो है बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएंगे, तो इसी को कार्बन फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना, क्या संदर्भ देख लेते हैं, विचार करना है, बस साधारण विचार करना है। और यहाँ पर क्या दे रहा है कि सही विचार करना है। और ऑप्शन का तरीका क्या है, यहाँ पर भी एलिमिनेशन मेथड लगने वाला था, एक ही दांत देखा खुश हो जाइएगा कैसे। यहाँ पर पूरा एलिमिनेशन मेथड चलिए लगने वाला है, 2 दांत देखा खुश होइए। यहाँ पर दे रहा है जीआई टैग और संबंधित राज्य या क्षेत्र। तो यहाँ पर दे रहा है पन्ना हीरा जो है कहाँ पर जीआई मिला है, यूपी और महाराष्ट्र में। अब बताइए पन्ना हीरा को कहाँ पर जीआई मिल सकता है जी, और महाराष्ट्र में। आपातानी वस्त्र और है कि अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद से कौनी शॉल यहाँ पर दे रहा है कानी शॉल जो है जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पर पन्ना कहाँ पर से संबंधित है जी, पन्ना हीरा कहाँ पर है, तो पन्ना का क्षेत्र सबसे पहले ध्यान दीजिए, पन्ना का क्षेत्र किससे संबंधित है, ये जो है पन्ना क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, ना कि महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में नहीं है तो ये कैसे सम्मिलित होगा। आपातानी वस्त्र अरुणाचल प्रदेश एकदम सही है। कानी शॉल जो है जम्मू कश्मीर में एकदम सही है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस या गैसें मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा में योगदान करती है। अम्लीय वर्षा में योगदान करती है, कैसा विचार करती है जी, तो सही विचार करना है इसमें। अम्लीय वर्षा में योगदान करती हैं और सही देखना है। और ऑप्शन का तरीका क्या है जी, तो वही है, सेम टू सेम है, एलिमिनेशन मेथड लगने वाला। तो थोड़ा 2-3 को दांत दिखा दीजिए कैसे, थोड़ा सा ज़्यादा एलिमिनेशन मेथड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अम्लीय वर्षा में योगदान देने वाले सल्फर, उसके बाद से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर यह दोनों तो सही हैं, क्योंकि यह दोनों के दोनों अम्लीय वर्षा में योगदान करते हैं। लेकिन मीथेन का संबंध मीथेन का है जी, तो एक जीएचजी गैस है, यह तापमान बढ़ा देता है, जीएचजी गैस है, यह जलने वाला गैस है और जीएचजी है, ना कि यह अम्लीय वर्षा लाता है। यह जो है सल्फर और नाइट्रोजन मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर एक और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है भारत में परिसंकटमय अपशिष्ट विनियमन के संदर्भ में परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और अनंत अनंत अंतर सीमा संचालन नियम 2016 के तहत निम्नलिखित में से कितने मदों का आयात प्रतिबंधित है। तो यहाँ पर आयात पर प्रतिबंध लगाया गया, कौन-कौन से ऐसे प्रतिबंधित है, तो इतना किसके तहत जी, तो अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत। तो यहाँ पर दे रहा है, और क्या देखना है जी, तो सही या फिर गलती। तो यहाँ पर सही कथन दिया जा रहा है, इस सही कथन का चयन करना है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है जी, तो बहुत बढ़िया बात है कि एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है। 5 दांत दिखाकर खुश होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक भी हम लोग का गलती मिला तो फटाक से आंसर आसपास में पहुँच जाएंगे हम लोग। यहाँ पर जो दे रहा है कि किसको-किसको प्रतिबंधित किया गया है जी, यहाँ पर दे रहा है अपशिष्ट खाद्य वसा एवं तेल। यहाँ पर इसको जो है कौन-कौन सा है जी प्रतिबंधित किसको किया गया, तो एकदम सही है। अपशिष्ट खाद्य तेल मतलब जो खाने वाली चीज़ है, ज़्यादा हानिकारक होती हैं, तो इसको प्रतिबंध लगाना हम ही आपको भी थोड़ा-सा दिमाग लगाइए, क्या करना है जी। तो ऐसा अपशिष्ट जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसको तो सबसे पहले प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। अगर अपशिष्ट तेल लाएँगे तो ये तो और ज़्यादा हानिकारक है, तो इस पर प्रतिबंध लगाना एकदम ज़रूरी है। इसके बाद से दे रहा है घरेलू ई अपशिष्ट, तो घरेलू ई अपशिष्ट में भी कई प्रकार की बीमारियाँ आ जाती हैं। जैसे कोई मान लीजिए कि पोलियो का बीमार है किसी देश में, और उसका अगर कचरा जो है अगर भारत में आ जाए और यहाँ पर कितना भी प्रोसेस कर लिया जाए, लेकिन पोलियो का जो वायरस है वो खत्म नहीं होता, और उसका किसी भी वस्तु में या फिर डंपिंग में ही क्यों ना प्रयोग किया जाए, लेकिन वो बना रहता है लंबे समय तक। तो इसीलिए घरेलू ई अपशिष्ट को भी नहीं लाने के रोक लगाया जाता है। ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट को काहे के लिए लाया जाएगा जी, भारत में तो अपने सबसे ज़्यादा प्लास्टिक प्रदूषण का शिकार होने जा रहा है अब। तो इसको भी नहीं लाने का, लेकिन जो धातु स्क्रैप है इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, क्योंकि भारत ने तो लक्ष्य रखा है कि हम लोग क्या बनना है जी, तो वो क्या कहते हैं, रिपेयरिंग हब बनना है। रिपेयरिंग हब मतलब कि कोई भी टूटा-फूटा गाड़ी हो, विदेश में हो, लेके आइए हम लोग बना देंगे। जहाज हो, कैसा भी बड़ा से बड़ा जहाज हो, लेके आइए हम बना देंगे। पानी वाला जहाज है उसको भी लेके आइए बना देंगे। तो भारत चाहता है कि धातु स्क्रैप आए और हम लोग उसका नवीकरण करके और उसको बढ़ावा दें। तो ये कभी शामिल हो सकता है? नहीं शामिल हो सकता है। केवल 1, 3 और 4 शामिल है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है युग्मों पर विचार करना है, सादा-सादा विचार करना है, लेकिन क्या विचार करना है, सैन्य अभ्यास और शामिल देश।
किस सैन्य अभ्यास में कौन सा देश शामिल है? यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन का तरीका क्या है जी। तो यहाँ पर सही कथन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सही कथन। और यहाँ पर जो दे रहा है केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई नहीं, केवल 3 और कोई नहीं। तो यहाँ पर शामिल देश के संदर्भ में देख लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है अभ्यास कोंकण। कोंकण जो है कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम के साथ होता है जी कोंकण। तो यहाँ पर जो है एकदम सही है। अभ्यास कोंकण यूनाइटेड किंगडम के साथ ही होता है। दूसरा नंबर अभ्यास इंद्र श्रीलंका। अब बताइए श्रीलंका नहीं, यहाँ पर रूस होना चाहिए था। तो यहाँ पर रूस के साथ होता है इंद्र। तो ऑप्शन नंबर 2 गलती हो जाएगा। और इसके बाद से है अभ्यास मित्र। तो ये जो है श्रीलंका के साथ किया जाता है। तो ऑप्शन ये इस तरह से संबंधित है। और इंद्र जो है रूस के साथ और अभ्यास मित्र जो है ये श्रीलंका के साथ होता है। उसके बाद से अभ्यास गरुण। और यहाँ पर तेरा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये जो है गरुण जो है यह इंडोनेशिया के साथ होता है। इंडोनेशिया के साथ होता है, ना कि अमेरिका के साथ। तो ऑप्शन ये भी गलती हो जाएगा। चौथा नंबर भी गलती है। केवल जो है एक ही सही है। तीसरा भी गलती है। तो यहाँ पर केवल एक ही सही है। तो ऑप्शन नंबर, और यहाँ पर गरुड़ शक्ति जो है इंडोनेशिया के साथ होता है, जबकि गरुड़ सीधा साधारण गरुड़ कहिएगा तो ये जो है फ्रांस के साथ होता है। इसको ध्यान रखिएगा। गरुड़ शक्ति और गरुड़ दो ठो है। गरुड़ जो है यह फ्रांस के साथ होता है, जबकि गरुड़ शक्ति ये जो है इंडोनेशिया के साथ होता है। तो यहाँ पर गलत तो है ही। तो यहाँ पर केवल एक नंबर ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर केवल एक होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2025 मनाया गया है। पर्पल फेस्ट फेस्टिवल 2025 इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जी? तो यहाँ पर दे रहा है ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने हेतु भारत की पारंपरिक वस्त्र शिल्प कला का प्रदर्शन करना है। और इसके बाद से है दिव्यांग जनों के लिए सुगम्यता, समावेशन और सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देना है। इसके बाद से पर्पल फेस्ट का संबंध आगे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर्पल फेस्ट के संदर्भ में समाज एवं सामाजिक न्याय के भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय के संदर्भ में पढ़े होंगे, तो ये एकदम सही है। दिव्यांग जनों को आगे बढ़ाने के लिए ही यह लाया गया है पर्पल फेस्ट। पर्पल रंग आप लोग कई सारे जो वर्ग हैं, सामाजिक वर्ग हैं, सोशियोलॉजी जो पढ़ता है उसमें विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों को विभिन्न कलर से डिनोट किया जाता है। जिनमें से जो दिव्यांग जन होते हैं उनको पर्पल कलर से डिनोट किया जाता है। किस कलर से जी? तो पर्पल कलर से। तो यहाँ पर इसीलिए पर्पल फेस्ट इनका नाम ही दिया गया है कि दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाना, तो दिव्यांगजनों को त्योहार की तरह हमेशा सम्मान देना। तो इसीलिए इसको पर्पल फेस्ट दिव्यांगजनों की सुगम्यता के लिए ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। आगे पढ़ने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पर्पल फेस्ट एक तरह से ये कहें कि एक तरह से फैक्चुअल भी है, क्योंकि पर्पल फेस्ट का अर्थ जिसको याद हो जाएगा वो आराम से इसको समझ जाएगा, पर्पल फेस्ट का अर्थ। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार द्वारा विश्वास योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित लंबित मुकदमों को कम करना है। यह योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है? विश्वास योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य जो है कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित लंबित मुकदमों को कम करना है। यह योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है जी? तो विश्वास योजना जो है, यहाँ पर विश्वास योजना का शुरुआत किसके? श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। अगर आप लोग भी अगर इसको अगर चाहते हैं कि इसको आप लोग अपने से पहले लगाएं तब हम लोग बताएं, तो ऐसा कर सकते हैं। हम पहले क्वेश्चन दिखा दिया करेंगे, इसके बाद से यहाँ पर विश्वास योजना के संदर्भ में और क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे और आप लोग आंसर लगाते जाइएगा, तब हम अपना आंसर बताएंगे। यहाँ पर विश्वास योजना का संबंध किससे है जी? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो दे रहा है भारत में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के संदर्भ में, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के संदर्भ में विचार करना है। और यहाँ पर कैसा विचार करना है जी? तो सही कथनों पर विचार कर लेना है। ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता। यहाँ पर क्या दे रहा है? तो ऑप्शंस जो दे रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से पूरी तरह दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसको एलिमिनेशन मेथड को याद रखिएगा, और जब हम लोग ऑप्शन पर हम स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ से आप लोग आंसर याद कर बना सकते हैं अपने आप से, और तब हमसे मैच कर सकते हैं। नहीं हो तो हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनते रहिए और नोट करते रहिए जो नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, और हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगने वाला था। एलिमिनेशन मेथड के तरीका से बनाएंगे, एक भी सही गलती मिल जाएगा तो हम लोग आंसर जाकर देख लेंगे आराम से। यहाँ पर दे रहा ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता को सूत्रबद्ध नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया है। यहाँ पर जो दे रहा है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय थी। और इसके बाद देखिए आप लोग आंसर लगाइए। यह संहिता सरकारी और निजी दोनों प्रकार के भवनों पर लागू होता है जी। इसके बाद से यह संहिता भवनों की ऊर्जा दक्षता के साथ साथ जल दक्षता को भी संबोधित करता है। तो यहाँ पर जल दक्षता को अब आप लोग यहाँ पर स्टेटमेंट देख ऑप्शन देखकर आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय गलत है, क्योंकि यह जो है ऊर्जा संरक्षण ब्यूरो, जिसको ईसीबीसी कहते हैं, ईसीबीसी का यह पहल है, ऊर्जा संरक्षण ब्यूरो का पहल है, ना कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। दूसरा नंबर तो एकदम सही है, सरकारी के साथ साथ निजी भवनों पर भी लागू होता है। दूसरा नंबर एकदम सही है। और यहाँ पर भवनों की ऊर्जा दक्षता के साथ साथ जल दक्षता का प्रावधान इसमें नहीं है। तो यहाँ पर केवल यह ऊर्जा दक्षता की बात करता है। तो तीसरा नंबर गलती हो जाएगा। केवल 2 नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल 2। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या है जी? तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता एक कोड है, एक तो संहिता, ऐसा संहिता बनाया गया था 2007 में। 2007 में एक ऐसा संहिता बनाया गया था, मतलब भवन जो बनाते हैं उसमें कितने ऊर्जा एक एक कहा जाए एक मानक सेट कर दिया था कि इस अनुसार अगर भवन बने, इतना ऊर्जा की खपत हो और ऊर्जा के बचाव के लिए जो भवन बने तो उसको रेटिंग दी जाती है, 5 स्टार 2 स्टार ऐसे करके रेटिंग, जैसे कि रेटिंग दी जाती है। जैसे कि हम लोग को फ्लिपकार्ट या कोई भी सामान खरीदते हैं, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। तो प्रदूषकों पर विचार कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रहा है जी? तो यहाँ पर प्रदूषक दे रहा है, और इसके बाद से यहाँ पर दे रहा है कि
क्या पूछा जा रहा है जी? यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रदूषकों में से कितने जो हैं WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों में शामिल नहीं है। WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर दिया केवल 2 ऐसे का केवल 3 केवल 4 और सभी 5 ऐसे करके दिया हुआ था। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कौन-कौन से हैं जो कि शामिल इस यहाँ पर शामिल नहीं है। यहाँ पर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओज़ोन, पारा और सीसा। तो यहाँ पर जो है ओज़ोन एकदम शामिल है WHO के दिशा निर्देशों में। तो उसके बाद से इधर पारा भी शामिल है, सीसा भी शामिल है, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड शामिल नहीं है और ना ही कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है। तो यहाँ पर 2 ठो शामिल नहीं है, तो हम लोग का 2 ठो शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब कि केवल 2 ठो शामिल नहीं है। इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि यह जो है, ये हमने क्या बताया था जी कि यहाँ हमको ध्यान था कि ये इसमें पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो जो जीएचजी गैसें हैं, तो ये जो जीएचजी गैसें हैं, तो इनको शामिल नहीं किया गया था अन्य लिस्ट में। लेकिन वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्थायी प्रदूषकों में जो देखा जाता है, तो मतलब कि ये अल्पकालिक प्रभाव तो दिखाते हैं, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव इसका कम पड़ता है। यहाँ पर ओज़ोन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है तुरंत के तुरंत मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डाल सकते हैं। मतलब कुछ ही समय में घातक प्रभाव डाल देते हैं, इसीलिए इनको WHO ने ज़्यादा ध्यान पर रखा है। और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी पैदा करता है, लेकिन मानव स्वास्थ्य को तुरंत हानि नहीं पहुँचाता है। पारा भी है, लंबे समय में हानि पहुँचाता है। सीसा भी लंबे समय में हानि पहुँचाता है, अर्थात ये तीनों को शामिल नहीं किया है WHO ने अपने संवेदनशीलता की सूची में। तो यहाँ पर 3 ठो शामिल नहीं है, 2 ठो शामिल है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम बहुत सारी जगह पर ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है और गलती भी होता है, ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ये सारा जानकारी पहले से हमको अलग चीज़ के लिए हमने जीएचजी के संदर्भ में समझा था, और यहाँ पर पूछ किस संदर्भ में रहा था जी? तो वो पूछ रहा था जो तुरंत प्रभाव डालते हैं मानव के स्वास्थ्य पर, उससे जुड़ा हुआ था। यहाँ पर है निम्नलिखित वायुमंडलीय घटकों में से पृथ्वी के तापमान में कमी में योगदान दे सकता है। कौन-सा ऐसा है जो कि पृथ्वी के तापमान में कमी में योगदान दे सकता है? यहाँ पर दे रहा है कौन-कौन सा सही है। सही कथन का चयन करना और एलिमिनेशन मेथड बहुत बढ़िया से लग सकता है। तो इतना दिखा के खुश होने का समय है, क्योंकि इसमें एक भी हम लोग का गलती मिलते ही हम लोग का आंसर फटाक से निकल जाएगा। यहाँ पर दे रहा है कौन-सा है जो पृथ्वी के तापमान में कमी में योगदान दे सकता है, अर्थात शीतलन कर सकते हैं। तो जितने भी कारक जो है शीतलन में सहायक हो सकते हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है समताप मंडलीय जल वाष्प में कमी। समताप मंडलीय जल वाष्प में कमी से उसके बाद से पाद प्लावकों से उत्पन्न एरोसोल। उसके बाद से दे रहा है हिम पर ब्लैक कार्बन का जमाव। तो यहाँ पर 1 नंबर तो एकदम सही है, कैसे कि जल वाष्प समताप मंडल में जब जल वाष्प की कमी हो जाएगी, कुछ इस तरह से पृथ्वी है, तो समताप मंडल में जल वाष्प की कमी से क्या होगी जी, जो जो ऊष्मा इधर से निकलती है, मतलब सूर्य से आती है पृथ्वी पर और वापस जब जाती है, तो ये जल वाष्प अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जब समताप मंडल में जल वाष्प रहते हैं, तो इस ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं जल। ये जो जल वाष्प जो है, इस ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। लेकिन जब जल वाष्प में कमी आ जाएगी, तो यह जो ऊष्मा है, यहाँ पर संचित होने की जगह बाहर निकल जाएगा, अंतरिक्ष में पुनः से वापस चला जाएगा। तो पृथ्वी का तापमान नियंत्रित रहेगा, तो एकदम 1 नंबर सही है। पादप प्लावकों से उत्पन्न एरोसोल एकदम सही है। एरोसोल क्या होता है? जो वायुमंडलीय में छोटे-छोटे कण होते हैं, ये क्या करते हैं जी, तो ये भी एक तरह से मतलब कि जो सूर्य से प्रकाश आता है और ऊष्मा आती है, उसको पृथ्वी तक आने में ही कठिनाई पैदा कर देता है। वो खुद पर रोक लेता है और जिसके कारण पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश काफ़ी कम छन-छन कराती है। यह भी सही है। तीसरा नंबर दे रहा है हिम पर ब्लैक कार्बन का जमाव, तो एकदम सरासर गलती है जी। ब्लैक कार्बन के जमाव से तो तापमान बढ़ जाएगा। बर्फ जो होता है, बर्फ पर जब सूरज का तापमान पड़ता है, तो वो तुरंत उसको जैसे शीशा की तरह काम करता है, तुरंत जितना प्रकाश आता है, जितना ऊष्मा आती है, उतना को यह तुरंत वापस कर देता है। लेकिन जब ब्लैक कार्बन जमा हो जाने से, यह आप लोग जानते हैं, ये काला रंग क्या होता है जी, तो ऊष्मा का अवशोषक होता है। ऊष्मा को संचित कर लेता है, तो इससे तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा और हम लोग का ढूँढना है जो कम कर सकता है। 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है कंपोस्टेबल प्लास्टिक के संदर्भ में विचार करना है। किसके संदर्भ में जी? तो कंपोस्टेबल प्लास्टिक के संदर्भ में। कैसा विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है और ऑप्शन का तरीका है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। यहाँ पर 2 ठो ऑप्शन है। पादप आधारित तथा पेट्रोलियम आधारित दोनों प्रकार की सामग्री का उपयोग कंपोस्टेबल प्लास्टिक बनाने में किया जा सकता है जी। यहाँ पर दे रहा है पादप आधारित और पेट्रोलियम दोनों से कंपोस्टेबल प्लास्टिक बन सकता है। उसके बाद से दे रहा है कंपोस्टेबल प्लास्टिक को जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपघटित किया जा सकता है और इससे केवल जल तथा बायोमास उत्पन्न होते हैं। तो कंपोस्टेबल प्लास्टिक क्या होता है? तो वैसे प्लास्टिक जो कि डिग्रेड हो जाए। आजकल जो प्लास्टिक आते हैं, जो 1953 में खोजा गया था, जो आजकल जो प्लास्टिक जैसे काला पॉलीथीन या फिर व्हाइट पॉलीथीन जो आ रहा है अभी बाजार में, जिससे कि पानी का स्राव नहीं होता है नीचे की तरफ। तो ये जो प्लास्टिक होते हैं, तो ये सिर्फ पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं, जिसके कारण जो डिग्रेड नहीं होते, मतलब कि अपघटित नहीं होते हैं। लेकिन कंपोस्टेबल प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक होते हैं जो कि कंपोस्ट होकर टूट कर और मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इनका निर्माण कैसे होता है? तो इनका निर्माण पादप सामग्री मतलब पादप के रेशे के साथ-साथ पेट्रोलियम का भी उपयोग किया जाता है। लेकिन इतने कम मात्रा में उपयोग किया जाता है जिससे कि इनका विघटन आराम से हो जाए, कुछ समय बाद इनका विघटन हो जाता है पेट्रोलियम आधारित पेट्रोलियम और पादपों के चूर्ण से जो बनता है। तो 1 नंबर तो सही है, लेकिन दूसरा नंबर जो दे रहा है केवल जल प्राप्त होता है और बायोमास प्राप्त होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपोस्टेबल प्लास्टिक से सिर्फ जल और बायोमास ही प्राप्त नहीं होता है, इससे अन्य भी हानिकारक जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कुछ हानिकारक गैसें केवल थोड़ा-सा निकलती हैं, लेकिन केवल जल और ऐसा नहीं है। इससे भी थोड़ा बहुत हानिकारक गैसें निकलती हैं, लेकिन इनकी तुलना में जो पारंपरिक प्लास्टिक की तुलना में कम। यहाँ पर दूसरा नंबर गलती है। तो ऑप्शन केवल 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव मिथेनीकरण में जटिल कार्बनिक पदार्थों के क्रमिक अपघटन द्वारा मीथेन का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा इस परिवर्तन को सही रूप से दर्शाता है? कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो इस परिवर्तन को सही रूप से दर्शाता है जी? यहाँ पर दे रहा हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, सही या फिर गलती। तो यहाँ पर ऑप्शन सही या फिर गलती है, ये नहीं है। यहाँ पर कौन जैव मीथेन में जटिल कार्बनिक पदार्थों के क्रमिक अपघटन द्वारा मीथेन का उत्पादन किया जाता है। कौन सा इस परिवर्तन को सही रूप से दर्शाता है? तो मतलब कि जो जैव से मीथेन बनता है तो उसका क्रम कौन सा है कि इस फर्स्ट क्रिया कौन सी है, सेकंड क्रिया, थर्ड क्रिया कौन सी है, चौथी क्रिया कौन सी है? तो यहाँ पर हम लोग का देखकर यह बताया जा सकता है कि सबसे पहले कौन सा क्रिया होती है, तो हाइड्रोलिसिस होती है। उसके बाद से एसिडोजेनेसिस होती है, उसके बाद से एसिटोजेनेसिस होती है, तब मिथेनोजेनेसिस होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। इसमें एकदम विस्तृत रूप से पहला फर्स्ट नंबर ऑप्शन दे चुका है कि सबसे पहले कभी भी कोई भी काम तो जल से ही ना शुरू होता है, हाइड्रोलिसिस से ही शुरू होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आर्कटिक ओजोन छिद्र के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ओजोन छिद्र के संदर्भ में विचार करना है, और कैसा विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है, वो भी एलिमिनेशन मेथड के साथ। तो यहाँ पर ओजोन मेथड के एलिमिनेशन मेथड के साथ विचार करना है। अगर एक भी गलती मिल जाए तो हमें कैंसिल मिल जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर यह ओजोन परत का अस्थायी रूप से होने वाला विरलीकरण है। ओजोन परत का अस्थायी रूप से होने वाला विरलीकरण है। उसके बाद से वसंत ऋतु की शुरुआत के दौरान यह होता है। और उसके बाद से है अंटार्कटिका के ऊपर अत्यंत निम्न समतापमंडलीय तापमान छिद्र के निर्माण में सहायक होता है। उसके बाद से है आर्कटिक में ओजोन परत का क्षरण अंटार्कटिक ओजोन छिद्र की तुलना में कहीं अधिक है। अंटार्कटिक की तुलना में कहीं अधिक और अधिक गंभीर और दीर्घकालिक और व्यापक है। तो यहाँ पर जो है एक नंबर एकदम सही है। ओजोन छिद्रीकरण किसे कहते हैं जी? तो जो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर जो आप लोग नाम सुने होंगे, ये तो कवच की तरह है। O3 जिसको कहते हैं, O3 के कणों का एक मोटी परत पृथ्वी को घेरती है। मोटी परत जो है, जब सूर्य की किरणें आती हैं तो यहाँ से जो भी परावैंगनिक विकिरण होता है, तो इसको यहाँ पर O3 से टकराकर वापस चली जाती है, या फिर वो जितनी भी परावैंगनिक किरणें होती है। लेकिन छिद्र होने का क्या तात्पर्य है जी? तो यहाँ पर O3 की मात्रा काफी कम हो जाए, जो वर्तमान में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, तो O3 की मात्रा काफी ज्यादा होती है, मतलब कि पास में होते हैं, जिसके कारण एक सघन सा जाल सा बना होता है, जिसके कारण परावैंगनिक किरणें यूवी जो होते हैं वे पृथ्वी पर आने से पहले इनसे टकराते वापस चले जाते हैं। लेकिन जो छिद्रीकरण है तो यह विरल हो जाता है, मतलब कि कुछ एक कण यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, जिसके कारण अल्ट्रावायलेट रे यहाँ से नीचे चली जाती है। अब ऐसा नहीं है कि छेद होना मतलब कि यहाँ से लेकर पूरा गायब ही होगा, एक भी नहीं है, ऐसा नहीं है। विरल हो जाता है, मतलब कि दूर हो जाता है। जो यहाँ पर छोटे-छोटे पास में दिखाई दे रहे हैं, ये काफी दूर हो जाते हैं, जिसके कारण ओजोन छिद्रीकरण कहा जाता है। तो यह अस्थायी होता है, विरलीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा नंबर दे रहा है अत्यंत निम्न समतापमंडलीय तापमान छिद्र के निर्माण में सहायक होता है, तो एकदम सही है। और तीसरा नंबर दे रहा है आर्कटिक में ओजोन परत का क्षरण जो है, आर्कटिक में ओजोन परत का क्षरण अंटार्कटिक ओजोन छिद्र की तुलना में कहीं अधिक गंभीर, दीर्घकालिक और व्यापक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा आर्कटिक छिद्र अंटार्कटिका में सबसे बड़ा ओजोन परत का, सबसे पहले यहीं पर पता भी चला था, क्योंकि पहले ही ये ऊपर बताया ही जा चुका है कि जब पृथ्वी का तापमान अधिक कम होता है, जब पृथ्वी का तापमान कम होता है तो ओजोन परत की शक्ति कम होने लगती है, और यहाँ पर यह कमजोर होने लगता है, प्राकृतिक रूप से भी कमजोर होता है। लेकिन दूसरा एक और कारक बनता है जो आप लोग सुने होंगे, हेडली सेल्स जो बनते हैं, वे हेडली सेल्स यहाँ से जितने भी पृथ्वी भर के जितने तापमान वो जो क्लोरीन की जो मात्रा होती है उसको एक हेडली सेल के माध्यम से ये करते करते पूरे पृथ्वी का जितना भी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के उत्तर की हवाएं उत्तर की तरफ, दक्षिण की हवाएं दक्षिण की तरफ चलते हुए ध्रुवों की तरफ पहुंच जाती हैं, और यहाँ पर जितना भी क्लोरीन की मात्रा होती है यहाँ पर पहुंच जाती है। प्राकृतिक रूप से ये पूरा ठंडा क्षेत्र ही है, तो ठंडापना तो ओजोन को कमजोर ही करती है, और यहाँ से जो पृथ्वी भर से पूरे दक्षिणी गोलार्ध से इधर जो क्लोरीन की मात्रा जाती है, प्रदूषित वायु जाती है, तो इसको और भी पतला कर देती है, और यह ओजोन छिद्र बन जाता है। तो यहाँ पर दे रहा है कि आर्कटिक में ज्यादा है, लेकिन वास्तव में कहाँ पर है कि ज्यादा छिद्र, तो ज्यादा ठंडा जहाँ पर रहेगा, ज्यादा ठंडा है कहाँ पर, तो अंटार्कटिक में है, ना कि आर्कटिक में है। तो तीसरा नंबर गलती हो जाएगा। तो थर्ड नंबर गलत, ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित ईंधनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर कितने पर ईंधन सेल परिचालित हो सकते हैं, ईंधन सेल कितने पर परिचालित हो सकते हैं? तो यहाँ पर दे रहा है प्राकृतिक गैस, इथेनॉल, हाइड्रोजन, मेथेनॉल। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितने पर ईंधन सेल परिचालित हो सकते हैं? तो प्राकृतिक गैस पर, इथेनॉल से भी, उसके बाद हाइड्रोजन से भी, और मेथेनॉल से भी ईंधन सेल बनाए जा सकते हैं। सबका सब दाह्यशील है, मतलब ज्वलनशील है, जो ज्वलनशील है उससे ऊर्जा बनाई जा सकती है, ईंधन सेल बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चारों से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और विचार क्या करना है, कैसा विचार करना है, सही या फिर गलती? यहाँ पर सही कथन पर विचार करना है, और केवल एक, केवल दो, सभी तीन, और कोई नहीं करके दिया हुआ। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पर दे रहा है नवीकरणीय गैसोलीन, उसके बाद से दे रहा है सेल्यूलोज सामग्री। नवीकरणीय गैसोलीन का स्रोत क्या है जी? तो सेल्यूलोज सामग्री है। यहाँ पर दे रहा है नवीकरणीय डीजल का स्रोत क्या है जी?
वसा तेल है और संधारणीय विमानन ईंधन का स्रोत क्या है जी? तो काष्ठ आधारित बायोमास है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये तीनों के तीनों सुमेलित हैं। वैकल्पिक ईंधन और उत्पादन के स्रोत जो है नवीकरणीय गैसोलीन कहाँ से? सेलुलोज से प्राप्त हो जाता है, जैसे कि गन्ने से। और नवीकरणीय डीजल कहाँ से प्राप्त हो जाता है जी? तो वसा और तेल से। जैसे कि आजकल बात की जा रही है कि पाम ऑयल के जो अपशिष्ट बच रहा है, जो विभिन्न होटलों या फिर रेस्तरां में जो पाम ऑयल का उपयोग होता है और लंबे समय तक उपयोग होने के बाद जलने के बाद बच जाते हैं, तो वो हानिकारक हो जाते हैं। तो ये हानिकारक तेल को ये क्या करेंगे, बड़े-बड़े होटल जो है इस तेल को वापस किसी डीलर के पास बेच देंगे और वो जाकर रिफाइनरी में डालकर डीजल, पेट्रोल या फिर वाहनों को चलाने लायक ईंधन बनाया जा सकता है इससे भी। तो यही है, वसा और तेल से बनाया जा सकता है। संधारणीय विमानन ईंधन का भी काष्ठ आधारित बायोमास से बनाया जा सकता है। अर्थात तीनों के तीनों एकदम सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीनों सही, तो सभी तीनों हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये फर्स्ट स्क्रीन में हम लोग का केवल क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद से ऑप्शन का तरीका कुछ इस तरह से है और सॉरी स्टेटमेंट का तरीका, उसके बाद से ऑप्शन का तरीका ये है। तो हम लोग अलग-अलग करके पहले ही बता चुके हैं कि ये जो क्वेश्चन का पहले एक बार में पढ़ने का काम क्या होता है ये। अगर ये एक स्क्रीन में हम लोग आप लोग को दिखाई दे देता है तो यह इसी से आप लोग संतुष्ट रहिए। ये मत बोलिएगा कि पूरा क्वेश्चन एक बार में दिखाने से क्या होता है, आप लोग को देखने में दिक्कत होगी, आँखों की समस्या आएगी। और इसीलिए हम लोग को एक बार में जो पढ़ लेना है, उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो एक बार में यह पूरा क्वेश्चन दिखाई दे दिया, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद से हम लोग एक बार में क्या पूछा गया है ऑप्शन देख लेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट एक बार में देख लेंगे। यहाँ पर दे रहा है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जिसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के संदर्भ में, ये तो क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है 2016 के संदर्भ में। एक दूसरा दे रहा है अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों द्वारा निम्नलिखित पृथक्करण श्रेणियों में से किनका पालन करना अनिवार्य है? किन श्रेणियों का पालन करना कितने का पालन करना अनिवार्य है? यहाँ पर क्या दे रहा है जी? सही कथन दे रहा है। कौन सा सही है, सही चयन करना है। और स्टेटमेंट का तरीका कैसा है जी? तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लग सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। एक बार और देख लीजिए क्या पूछ रहा है जी? तो यहाँ पर पूछ रहा है वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के तहत किनका पालन, पृथक्करण श्रेणियों में किनका पालन अनिवार्य है? यहाँ पर दे रहा है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, उसके बाद से गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, उसके बाद से घरेलू खतरनाक अपशिष्ट। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों तो शामिल है इसमें। लेकिन जो चौथा नंबर दे रहा है कि औद्योगिक अपशिष्ट को 2016 में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि औद्योगिक अपशिष्टों का निपटान काफी जटिल होता है और इसको अनिवार्य कर देने से क्या होता है, तो उद्योगों की उत्पादन क्षमता, उनकी प्रगति क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए तो इसकी आलोचना की जाती है कि बताइए, आम लोगों पर भार डाला जा रहा है, जो छोटे-छोटे उत्पादक हैं उन पर भार डाल दिया जा रहा है, लेकिन औद्योगिक अपशिष्ट पर को लेकर कोई ढिलाई दी गई है, इसीलिए इसकी आलोचना की गई थी 2016 से ही। तो ये तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, 3। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन संरक्षण पर वैश्विक समझौते, ओजोन संरक्षण पर वैश्विक समझौतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है ओजोन ओजोन क्षयकारी पदार्थों के नियंत्रण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? ओजोन क्षयकारी पदार्थों के नियंत्रण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है जी? पेरिस समझौता, इसके बाद से दे रहा है बॉन कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, इसके बाद से है क्योटो प्रोटोकॉल। यहाँ पर कौन सा संबंधित है? तो एक बार में फैक्चुअल भी है और थोड़ा सा कंसेप्टिव भी है। तो फैक्चुअल इसका संबंध किससे है? जो ओजोन संरक्षण का संबंध, तो ये तो थोड़ा सा भी आप लोग पढ़े होंगे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो ये तुरंत आ जाएगा, वियना कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है ये। तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वियना कन्वेंशन जिसे 1985 में ही अपनाया गया था। 1985 में अपनाया गया था, जो ओजोन संरक्षण की दिशा में सबसे व्यापक कार्रवाइयों में से माना जाता है और सबसे सफलतम कार्रवाइयों में से माना जाता है। इसी के तहत जो 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ था, इसी में कहा गया था कि सीएफसी के उपयोग को कम किया जाए। मतलब कि ओजोन संरक्षण की दिशा में सबसे पहला प्रयास इसी समय शुरू हुआ था और सीएफसी को कमी करने की बात इसी समय शुरू हुई थी और इसीलिए सबसे सफलतम कारक माना जाता है, क्योंकि 2016 में जब तक इसने अपने लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संदर्भ में ये स्रोत से लेकर अंतिम निपटान तक ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी जैव चिकित्सा अपशिष्टों पर बारकोडिंग को अनिवार्य करते हैं। ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी जैव चिकित्सा अपशिष्टों पर बारकोडिंग को अनिवार्य करते हैं। ये नियम प्रत्येक स्वस्थ कार्यवाही के अंतर्गत, ये नियम जो है प्रत्येक स्वस्थ कार्य इकाई के अंतर्गत अपशिष्ट के उत्पादन स्थल पर रंग कोडित पृथक्करण को अनिवार्य करते हैं। इसके बाद से गहरे गड्ढे में गाड़ने की अनुमति केवल ऐसे दूरस्थ या ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाती है जहां सामान्य उपचार सुविधा उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पर क्या देखना है जी? तो सही कथन का चयन करना है। सही कथन का हम लोग चयन कर लेते हैं। यहाँ पर जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संदर्भ में अंतिम निपटान तक ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं जी। तो यहाँ पर ऑप्शन का तरीका क्या है जी? तो केवल एक, केवल दो, सभी तीन, उसके बाद से कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये 1 नंबर एकदम सही है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम के संदर्भ में ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए बारकोडिंग करना अनिवार्य है। इसके बाद से प्रत्येक स्वास्थ्य इकाई के अंतर्गत अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर रंग कोडित किया जाता है और भी अनिवार्य है। इसके बाद से गहरे गड्ढे में गाड़ने की अनुमति केवल दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को ही दी जाती है। एकदम, तो यहाँ पर तीसरा नंबर भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तीनों के तीनों सही हैं। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर याद हो गया तो समझ लीजिए कि काफ़ी बड़ा चैप्टर सेगमेंट एक बार में याद हो सकता है, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जुड़े हुए बहुत सारे प्रावधान हैं, जो कि यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यहाँ पर यह सभी सदस्य देशों द्वारा सार्वभौमिक रूप से अनुमोदित। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सही कथन सही पूछा जा रहा है या फिर गलती। तो यहाँ पर दूसरा हम लोग का काम है ये देखना सही या फिर गलत। उसके बाद से ऑप्शन का तरीका देख लेना है। तो केवल 1 केवल 2 ऐसे करके दिया हुआ है और सभी 3 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में यहाँ पर यह सभी सदस्य देशों द्वारा सार्वभौमिक रूप से अनुमोदित होने वाले संयुक्त राष्ट्र की प्रथम संधि है। प्रथम संधि है, एकदम सही है कि यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रथम संधि है। इसके बाद से दे रहा है यह प्रोटोकॉल प्रारंभ में एचएफसी जैसे उन पदार्थों को लक्षित करता है जो प्रत्यक्ष रूप से ओजोन परत का क्षरण करते हैं। अब बताइए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उस समय अभी एचएफसी की नहीं बल्कि सीएफसी की बात हुई थी। एचएफसी की बात तो 2016 में किगाली में संशोधन के तहत किया गया था। किगाली इसका मैटर थोड़ा समझ लीजिए तो काफी महत्वपूर्ण है और सबसे मतलब विश्व का सबसे सफलतम संधियों में से इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को माना जाता है। क्यों जी? तो 1987 में थोड़ी देर पहले हम लोग देखा था कि 1985 में कहा गया था जी, तो वियना कन्वेंशन आया था। इसमें क्या कहा गया था कि अरे भाई ओजोन का क्षरण हो रहा है तो इसको बचाना जरूरी है। तो क्या किया जाएगा? कुछ ना कुछ कार्रवाई होगा। तो इसीलिए फिर से मिल गए सभी देश 1987 में। कहाँ पर जी? तो मॉन्ट्रियल में, कनाडा के मॉन्ट्रियल में मिले। यहाँ पर मॉन्ट्रियल में बात हुई कि सबसे पहले सबसे जो घातक कारक है सीएफसी का कारक क्या है? अब सॉरी, ओजोन क्षरण का सबसे घातक कारक क्या है? तो वो है सीएफसी। तो सीएफसी पर निशाना साधा गया। तो सीएफसी पर निशाना साधा गया और विभिन्न देशों को मतलब विकसित देशों को 2018 तक का लक्ष्य दिया गया था, मतलब बहुत जल्दी करने के लिए। उसके बाद से भारत जैसे विकासशील देशों को अलग लक्ष्य दिया गया था। जो अभी अविकसित देश थे उनको तो 2047 तक का लक्ष्य दिया गया था कि 2047 तक वे अपना मतलब कि सीएफसी के उपयोग को समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी देश मतलब कि जितना भी हम लोग का लक्ष्य रखा था सीएफसी का 2016 तक देखा गया कि हम लोगों ने 90% तक उसमें लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। कितना प्रतिशत जी? तो 90% जितना लक्ष्य रखे थे हम लोगों ने 10 साल पहले ही प्राप्त कर लिया। लगभग 2027 तक का लक्ष्य, 2025 तक का लक्ष्य था, 2016 में हम लोगों ने अपने लक्ष्य के आसपास पहुंच गए थे। इसीलिए क्या हुआ जी? तो इसीलिए किगाली संशोधन हुआ 2016 में, किगाली। और अब कहा गया कि हम लोगों ने सीएफसी को तो समाप्त कर लिया है, अब हम लोग को क्या करना है? सीएफसी की जगह अब हम लोग को एचएफसी को भी कम करना है। सीएफसी क्या करता है? ओजोन को क्षरण करता है, लेकिन एचएफसी क्या करता है जी? तो यह पृथ्वी के तापमान को 1 का है जी, तो ग्लोबल वार्मिंग गैस है, जीएचजी है। और वो भी साधारण नहीं बल्कि उच्चतम, लगभग CO2 की तुलना में 300 गुना अति शक्तिशाली होता है। यह 300 गुना, अर्थात एक कण CO2 का जितना गर्मी को पैदा करता है उससे 300 गुना अधिक एचएफसी का एक कण पैदा कर देता है गर्मी। तो इसीलिए एचएफसी को खत्म करने के लिए किगाली संशोधन हुआ था 2016 में। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर दे रहा है कि यह प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से कम करता है जिसमें विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग अलग सीमाएं निर्धारित की गई हैं। चरणबद्ध तरीके से कम करता है जिसमें विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग अलग सीमाएं निर्धारित की गई हैं जी। चरणबद्ध तरीके से कम करता है। तो यहाँ पर जो है तीसरा नंबर एकदम सही है। चरणबद्ध तरीके से कम करने की बात करता है। तो दूसरा एक और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, अभी तो ऊपर ही क्वेश्चन बाकी है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है थर्मोप्लास्टिक। आगे सबसे पहले क्या जरूरत है जी? तो क्या पूछा जा रहा है? संदर्भ तो दे दिया, लेकिन अब क्या पूछा जा रहा है? उपयुक्त बायोप्लास्टिक। यहाँ पर भी संदर्भ यहीं पर दिया गया है। बायोप्लास्टिक में से कितने जो है किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से जीवाणु द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? कितने जो है किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से जीवाणु द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? यहाँ पर दे रहा है थर्मोप्लास्टिक्स, प्लास्टिक स्टार्च, पॉलीलैक्टिक एसिड, सेलोफेन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोइड्स। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है केवल ये जो है किस संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान में देखने की जरूरत है। नहीं तो ये इस तरह का क्वेश्चन अक्सर गलत होते रहते हैं। यहाँ पर कौन सा शामिल है जी? तो पॉलीलैक्टिक एसिड जो है यही शामिल है, और बाकी सब थर्मोप्लास्टिक स्टार्च, सेलोफेन या फिर पॉलीहाइड्रोक्सिक एल्केनोइड्स, इसका संबंध सॉरी एसिड यहाँ पर दिया हुआ है, एसिड नहीं है बल्कि यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोइड्स शामिल होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोइड्स शामिल होता है। तो केवल एक 4 नंबर ही शामिल होता है, ये इनका संबंध कुछ दूर दूर तक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल 1 शामिल हो जाएगा। जीवाणु द्वारा उत्पादित यही किए जाते हैं। तो इसको याद रखने वाला चीज है कि ये एक तरह से कृत्रिम है लेकिन कार्बन है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है एक साइट कार्यक्रम के उद्देश्य का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? साइट कार्यक्रम का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है जी, यहाँ पर दे रहा है विद्युत अपघटकों के निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह विद्युत अपघटकों के निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। उसके बाद से दे रहा है किसानों को सौर चालित पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र उपलब्ध कराता है। उसके बाद से दे रहा है कि निजी क्षेत्रों के निवेश के माध्यम से पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना, उसमें से व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण प्रदान कर हरित ऊर्जा गलियारों को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर जो है
साइट कार्यक्रम का वास्तविक उद्देश्य यह है विद्युत अपघटकों के निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण नियमावली 2000 के तहत भारत में शोर मानकों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से क्षेत्रों को औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय या शांत क्षेत्रों, अंचलों में वर्गीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो उस अधिकारी का नाम बताना है। कौन सा प्राधिकार है जो इस तरह के मानकों को घोषित कर सकता है, वर्गीकृत कर सकता है? तो यहाँ पर तो ये तो एकदम अब आप लोग को आगे जाकर क्वेश्चन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर दे रहा है राज्य सरकार, जिलाधिकारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आगे आप लोग एक चीज को देख लीजिएगा कि यहाँ पर ये जो है शोर मानक कार्यान्वयन, क्षेत्रों के औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और शांति क्षेत्र, अंचलों का वर्गीकरण यही सबसे बड़ा हम लोग का क्लू है जो कि दे सकता है हम लोग को आंसर में कि अंचलों का वर्गीकरण कौन कर सकता है जी? तो यहाँ पर ये कर सकता है राज्य सरकार कर सकता है। यहाँ पर जिलाधिकारी, सीपीसीबी सबका कोई इतना शक्ति नहीं है कि ये सब अंचलों का वितरण कर दे। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा बायो सीएनजी के संदर्भ में विचार करना है। बायो सीएनजी यहाँ पर दे रहा इसका उष्मीय मान बायोगैस की तुलना में कम होता है। बायो सीएनजी का उष्मीय मान जो है बायोगैस की तुलना में कम होता है। इसका उत्पादन मानक वायुमंडलीय दबाव पर बायोगैस को 10% सीएनजी के साथ मिश्रित करके किया जाता है जी। उसके बाद से इसकी संरचना बिल्कुल सीएनजी जैसी ही है, लेकिन सीएनजी की तुलना में यह कई गुना अधिक स्वच्छ है। यहाँ पर और यहाँ पर ऑप्शन का तरीका देख लेते हैं कितने सही हैं। तो सही कथन का चयन करना, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है ये जो है कि इसकी उष्मीय मान बायोगैस की तुलना में कम होती है। तो बायो सीएनजी ऐसा कुछ नहीं है, बायोगैस की तुलना में कम नहीं होती है बल्कि ज्यादा होती है। तो एक नंबर तो गलत है। दूसरा नंबर जो दे रहा है कि इसका उत्पादन मानक वायुमंडलीय दबाव पर बायोगैस को 10% सीएनजी के साथ मिश्रित करके किया जाता है जी। तो नहीं, 10% नहीं है बल्कि यह 95% तक इसमें मिश्रित करके किया जा सकता है। उसके बाद से है इसकी संरचना बिल्कुल सीएनजी जैसी ही होती है, लेकिन सीएनजी की तुलना में यह कई गुना अधिक स्वच्छ है। तो एकदम सही है। तीसरा नंबर सही है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल ए हो जाएगा, मतलब कि केवल एक सही है। ऐसे कि ये ऊपर वाले तो दोनों गलत हैं, एक और दो गलत है, केवल तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व संरक्षण कांग्रेस के संदर्भ में विचार करना है। विश्व संरक्षण कांग्रेस के संदर्भ में विचार करना है। क्या विचार करना है जी? यहाँ पर दे रहा कितने जो है सही है। विश्व संरक्षण कांग्रेस के संदर्भ में सही कथन पर विचार करना है। यहाँ पर दे रहा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा इस कांग्रेस का आयोजन वैश्विक पर्यावरण शासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है था। इसके बाद याद दे रहा है यह विश्व भर में जैव विविधता संरक्षण के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करने हेतु सरकार व वैज्ञानिक नागरिक समाज को एक मंच पर लाता है। इसके बाद से हाल ही में विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन ब्राजील के बेलेम में हुआ है। विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन ब्राजील के बेलेम में हुआ है जी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन का तरीका देख लेते हैं। केवल एक, केवल दो करके दिया हुआ है। यहाँ पर एक नंबर तो एकदम सही है कि अंतर्राष्ट्रीय आयुसीएन द्वारा इस कांग्रेस का आयोजन वैश्विक पर्यावरण शासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया, एकदम सही है। दूसरा नंबर तेरा यह विश्व भर में जैव विविधता संरक्षण के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता है, एकदम सही है। और तीसरा नंबर तेरा हाल ही में विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन ब्राजील के बेलेम में हुआ है। कहाँ पर कर रही जी? तो बेलेम में हुआ है। तो यह एकदम सरासर गलती है क्योंकि यह जो है यूएई के अबू धाबी में हुआ है। कहाँ पर जी? तो बेलेम में ना होकर यूएई के अबू धाबी में हुआ है, ना कि बेलेम में। तो यहाँ पर तीसरा नंबर गलत। ऑप्शन नंबर एक और दो सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि केवल दो सही हो जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र के संदर्भ में विचार करना है। देख लेते हैं ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र के संदर्भ में। यहाँ पर तेरा ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र उन संयंत्रों को जारी किए जाते हैं। सबसे पहले देखिए क्या सही कथन पूछा जा रहा है या फिर गलत। यहाँ पर तेरा सही कथन का चयन करना है और स्टेटमेंट का तरीका क्या है, केवल एक, केवल दो, केवल सभी तीन, कोई भी नहीं। तो ये स्टेटमेंट का तरीका याद रख लीजिएगा। ये तो बनाते बनाते याद हो भी जाता है। तो यहाँ पर जो दे रहा है यहाँ पर ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र उन संयंत्रों को जारी किए जाते हैं। ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जो है उन संयंत्रों को जारी किए जाते हैं जिन्होंने परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, जिसको पीएटी बोलते हैं, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड योजना के अंतर्गत अपने लक्ष्यों से अधिक ऊर्जा बचत प्राप्त की है। एकदम सही है। ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र का संदर्भ वही होता ही है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये क्या है जी। ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जो है ईसीसी, एनर्जी कंजर्वेशन सर्टिफिकेट जो है हर उद्योग को, जो भी बड़े-बड़े उद्योग होते हैं उनको सरकार ने एक निश्चित कैप दे दिया है कि इससे ज़्यादा आप लोग उत्सर्जन नहीं कर सकते। हर प्रकार के उद्योगों के लिए अलग-अलग निर्धारित किया गया है। जैसे विद्युत क्षेत्र के लिए जो थर्मल पावर प्लांट है उनको अलग लक्ष्य दिया गया है और इसके बाद से जो रसायन बनाने वाले उद्योग है उनको अलग लक्ष्य दिया गया है। तो जो उद्योग एक निश्चित सीमा से अधिक कम कर लेते हैं, मतलब कि कोई ऐसा उद्योग होता है जो कि बेहतर तकनीकी लगा के अपने लक्ष्य से कम उत्सर्जन कर लिया, तो जितना कम किया, मान लीजिए कि 100 यूनिट निकालना था प्रदूषण, लेकिन इसने क्या निकाला जी? तो 90 यूनिट ही निकाला।
90 यूनिट प्रदूषण किया, लेकिन 10 यूनिट कम किया, तो 10 यूनिट कम किया, इसको क्या मिलता है जी, एक प्रमाण पत्र मिल जाता है कि आपने 10 यूनिट की बचत की है। 10 यूनिट इसका क्या होगा जी, तो जो मान लीजिए कि ये जो ए उपभोक्ता, ये ए नमक उत्पादक है, ये बी नमक उत्पादक है, तो बी ने तो 10 यूनिट कम किया है, लेकिन वहीं पर ए जो उत्पादक कंपनी है, इसने 10% ज़्यादा कर लिया है उत्पादन, मतलब कि 110 यूनिट तक इसने क्या किया है जी, तो प्रदूषण किया है। तो ये 10 यूनिट ज़्यादा किया है, तो इसको भरपाई करने के लिए इसको पैसे देगा इसको, और इससे 10 यूनिट का जो प्रमाण पत्र है उसको यह खरीद लेगा। इसी को कहते हैं एनर्जी का ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र, और इस खरीद बेच इसका होता है। और जो भाग लेते हैं परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड जो मॉडल में, उन्हीं को यह लाभ मिलता है। और दूसरा नंबर दे रहा है बीईई जो है ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र तंत्र का प्रशासक है। तो यहाँ पर बीईई को इसका प्रशासक बना रहा है जी। उसके बाद से दे रहा है, यहाँ पर है एक ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र 1000 मीट्रिक टन तेल समतुल्य के बराबर होता है। 1000 मीट्रिक टन तेल समतुल्य के बराबर होता है जी। तो यहाँ पर जो है यह गलत है। यहाँ पर एक ये बीईई वाला तो सही है एकदम, 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है, केवल 3 नंबर गलत है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 ऑप्शन सही है, तीसरा गलत है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर किस संदर्भ में पूछा जा रहा था, G20 के संदर्भ में विचार करना है। G20 के संदर्भ में, अब आप लोग ये शुरू में ये देखेंगे, पहले ये देख लिया हम लोग क्वेश्चन क्या पूछा गया G20 के संदर्भ में। G20 दिमाग में रखिएगा। उसके बाद से क्या दे रहा है जी, सही कथन का चयन करना है। G20 के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है, और यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का तरीका से दिया हुआ है। अगर सबका सब सही हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं हो तब एलिमिनेशन मेथड काफी बेहतर काम साथ देता है। यहाँ पर दे रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2025 जो है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। उसके बाद से 2025 शिखर सम्मेलन का विषय जो था एकजुटता, समानता और संधारणीयता था। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर तो एकदम सही है कि जोहान्सबर्ग में ही आयोजित किया गया है। लेकिन दूसरा नंबर भी सही है कि इसका विषय एकजुटता, समानता और संधारणीयता था। और यहाँ पर मादक द्रव्य, आतंकवाद, गठजोड़ का मुकाबला करना भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। तो यहाँ पर ये भी सही है, तीसरा नंबर भी सही है। सबसे पहले ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी संगठन के संदर्भ में पढ़ते हैं तो हम कई बार बता चुके हैं, संगठन के संदर्भ में हो, चाहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी एसएनटी मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विषय हो, तो इसके अधिकांश जो प्रावधान होते हैं व्यापक होते हैं। तो इस व्यापकता को ध्यान में जब रख लीजिएगा तो इस तरह के क्वेश्चन काफी आसानी से बन जाते हैं। तो व्यापक अधिकांश प्रावधान जो होते हैं व्यापक होते हैं, और व्यापक जब दिया हो तो वहाँ पर सही ही होता है। ये सभी के सभी व्यापकता की बात करते हैं, और कुछ ही ऐसे प्रावधान होते हैं जो कि सीमित होते हैं, लेकिन अधिकांश अभिसमय होते हैं, जो वार्ताएं होती हैं वे व्यापक होते हैं। तो इस आधार पर भी सही हम लोग का आंसर निकल सकता है। तो व्यापकता को ध्यान रखना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीनों के तीनों सही है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है जी। तब निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं, लेकिन विचार करना क्या है, तो रामसर स्थल दिया है और राज्य दिया है। तो रामसर स्थल को राज्य से मिलाना है। कैसे मिलाना है जी, तो सही मिलाना है, गलत नहीं मिलाना है। और यहाँ पर केवल एक युग्म, 2 युग्म, 3 युग्म, 4 युग्म दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है गोकुल जलाशय, क्या दे रहा है जी, तो गोकुल जलाशय कह रहा है बिहार में। तो और उसके बाद से उदयपुर झील जो दे रहा है, कह रहा है कि राजस्थान में है। उसके बाद से गोगाबिल असम, उधवा झील झारखंड में दे रहा है। तो यहाँ पर गोकुल जलाशय जो है बिहार में है, एकदम सही है। गोकुल जलाशय बिहार में ही है। यह इसको कोई सोच भी नहीं सकता है कि जो इसी साल शामिल किया गया है। सोचने का बात है, 2025 में ही इसको शामिल किया गया है रामसर स्थल की सूची में। तो यह इतना सुर्खियों में था तो आराम से याद हो जाना चाहिए था इसको। उदयपुर झील ऐसा लग सकता है कि राजस्थान में है, लेकिन वास्तव में ये राजस्थान में नहीं, बल्कि यह अभी बिहार में ही है। उदयपुर झील तो एकदम काफी दिमाग को गोल कर देने वाला है। यह कहाँ पर है, तो पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में है यह, और वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान से कुछ ही दूरी पर है। तो यहाँ पर उदयपुर झील यहाँ पर बिहार में है। कौन सा, पश्चिम बिहार के पश्चिमी चंपारण में। तो दोनों के दोनों पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर दे रहा है गोगाबिल असम में कह रहा है। गोगाबिल कह रहा है कि असम में है। तो यहाँ पर अब बताइए असम, ये तो काफी पुराना है। विद्यासागर का बुक उठाकर, तो 8वां क्लास का बुक उठाइएगा तब तो मिल जाएगा आराम से। गोगाबिल है कहाँ पर, तो कटिहार में है। और यह पहले काफी समय से पक्षियों के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। पक्षी बहुत संख्या में यहाँ पर आते हैं और रहते भी हैं साल भर। तो यहाँ पर कटिहार कहाँ पर है, तो बिहार में है। और यहाँ पर दे रहा असम। तो दूसरा तीसरा गलती है। यहाँ पर दे रहा उधवा झील झारखंड में है। तो एकदम सही है, उधवा झील झारखंड में ही है। तो हम लोग का एक और फर्स्ट नंबर और चौथा नंबर सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। केवल 2 युग्म सही है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला पद बमाको कन्वेंशन। बमाको कन्वेंशन का संदर्भ किससे है, तो यहाँ पर दे रहा है वैश्विक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व मानदंडों के माध्यम से समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौता है। उसके बाद से है विकासशील देशों के बीच खतरनाक रसायनों के व्यापार की निगरानी के लिए विश्व व्यापार संगठन का ढांचा है। तो यहाँ पर जो है बमाको कन्वेंशन के संदर्भ में यहाँ पर ये दोनों के दोनों तो आसपास भी नहीं दिखाई दे रहा है। बमाको कन्वेंशन से जुड़ा हुआ यहाँ पर दे रहा है बेसल कन्वेंशन के तहत अल्प विकसित देशों को ई अपशिष्ट नियंत्रण हेतु नियंत्रण निर्यात की अनुमति देने का वाला एक वैश्विक समझौता है। इसके बाद से दे रहा है यहाँ पर किसी भी खतरनाक अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाली अफ्रीकी देशों के बीच एक संधि है। तो यहाँ पर बमाको कन्वेंशन का संबंध इसी से ऑप्शन नंबर डी से ही है।
और इसके कब लागू हुआ था जी? तो 1998 में इस पर बात चली थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बात ये क्यों आया था जी बमाको कन्वेंशन? तो विश्व के जितने भी पश्चिमी और विकसित देश हैं, या क्या करते थे, जो अपने देश का जितना भी खतरनाक अपशिष्ट है, चाहे वो चिकित्सा मेडिकल वेस्ट हो या फिर कोई भी औद्योगिक वेस्ट हो, उन सभी को क्या करते थे, तो अफ्रीका को एक कचरा डंपिंग साइट की तरह उपयोग के समान मानकर लाकर जितने भी कचरा होता था यूरोप और अमेरिका में लाकर अफ्रीकी देशों में फेंक देते थे, या फिर पैसा देकर वहाँ पर गाड़ देते थे, जिसके कारण अफ्रीका में ज़्यादा हानि होने की संभावना बढ़ गई। उधर रॉटरडैम कन्वेंशन के संदर्भ में समझते ही होंगे, इसी से जुड़ा हुआ था और उसी से प्रेरणा लेकर यहाँ पर यह उत्पन्न हुआ, यह बमाको कन्वेंशन। इसी का संबंध है खतरनाक अपशिष्टों के आयात पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और कैसा विचार करना है जी? तो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं और अवस्थिति, मतलब कि कहाँ कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना किस राज्य में है, और क्या पूछा जा रहा है, सही या फिर गलत? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सही कथन का चयन करना है। और तरीका क्या है? केवल 1, केवल 2, केवल 4, सभी 5। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो दे रहा है कि पूगा भूतापीय ऊर्जा परियोजना, तो पूगा कहाँ पर है? लद्दाख में, एकदम सही है। पूगा लद्दाख में ये है। यहाँ पर दे रहा है भडला सौर पार्क और कह रहा है गुजरात। तो भडला सौर पार्क वास्तव में कहाँ पर है? राजस्थान में है, ना कि गुजरात में है। तो दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। उसके बाद से दे रहा है श्रावण बेल पवन फार्म। श्रावण बेल सॉरी ब्राह्मण बेल, श्रावण नहीं, ब्राह्मण बेल पवन फार्म जो दे रहा है कि महाराष्ट्र में है। तो ये एकदम सही है कि ब्राह्मण बेल बेल जो पवन फार्म है महाराष्ट्र में है। और इसके बाद से दे रहा है गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र मध्य प्रदेश में है। तो गोवर्धन एकदम सही है, गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र मध्य प्रदेश में ही है। उसके बाद से सिमहांद्री फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट जो है, सोलर पीवी प्लांट जो है मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर जो है यह भी एकदम सही है, मध्य प्रदेश में सिमहांद्री भी है। यहाँ पर 1 नंबर सही है, 3 नंबर सही है, चौथा सही है, 5वां सही, सॉरी ये जो है गोवर्धन जो है अच्छा हाँ, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा था जी? सही सुमेलित है। तो यहाँ पर हाँ, तो हम लोग का आंसर निकल ही चुका है। 1 2 4 और 5 दे रहा है। तो यहाँ पर मतलब कि इसका संदर्भ है कि हम लोग का 4 तो सही है। सॉरी, यहाँ पर सिमहांद्री जो है, सिमहांद्री कहाँ पर है जी? तो सिमहांद्री जो है तेलंगाना में है। कहाँ पर है जी? तो सिमहांद्री तेलंगाना में है, ना कि मध्य प्रदेश में है। गोवर्धन मध्य प्रदेश में है, लेकिन सिमहांद्री तेलंगाना में है। तो यहाँ पर 1 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल 3 सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं। और कैसा विचार करना है जी? तो उपयुक्त गतिविधियों में से कितने को पर्यावरण प्रभाव आकलन के अंतर्गत सार्वजनिक परामर्श से छूट दी गई है? कितनी और गतिविधियों को पर्यावरण प्रभाव आकलन के अंतर्गत सार्वजनिक परामर्श से छूट दी गई है जी? यहाँ पर दे रहा है, और सबसे पहले ऑप्शन का तरीका देख लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं, ऐसे करके दिया हुआ है। तो हम लोग का जो है ये जो है परमाणु खनिज से संबंधित खनन परियोजनाएं एकदम, और उसके बाद से सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण और टाउनशिप का निर्माण, ये सभी के सभी छूट में है। यहाँ पर पर्यावरण प्रभाव आकलन से छूट है, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि परमाणु परियोजनाओं पर परमाणु खनन को अगर इसमें रख देते हैं, तो परमाणु खनन कोई चाहेगा जी? भले कोई भी कंपनी नहीं चाहेगा कि हम परमाणु खनन भारत में करें, क्योंकि इससे विकिरण का खतरा ज़्यादा रहता है। विकिरण का खर्च थोड़ा सा भी, सबसे पहले ये देखिए परमाणु प्रभाव प्रभाव आकलन होता क्या है? तो इसका संदर्भ होता है कि जो भी कोई भी गतिविधि करते हैं, कोई भी औद्योगिक गतिविधि करते हैं, तो उससे कितना पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ता है। चाहे वो मान लीजिए कि वनों की कटाई हो, चाहे कोई भी मान लीजिए कि कुछ उत्पादन कर रहे हैं जिसमें ईंधन जलाया जा रहा है, या फिर निर्माण के दौरान कोई हानिकारक गैस निकल रहा है, तो उससे पर्यावरण को कितना क्षति होता है उसकी जानकारी रखना, उसके संदर्भ में ठोस आंकड़े इकट्ठे करना, उसी को पर्यावरण प्रभाव आकलन कहा जाता है। और देख लिया जाता है कि इस उद्योग से कितना प्रभाव पर्यावरण पर पड़ेगा, इस उद्योग से कितना प्रभाव पर्यावरण पर पड़ेगा। तो इन सभी को ध्यान में रखना पर्यावरण प्रभाव आकलन कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जिनको छूट दी गई है, जिनमें परमाणु खनिज भी शामिल है। काहे जी? तो इनको छूट देने से, अगर छूट नहीं दिया जाए तो कोई भी कंपनी खोदना ही, मतलब कि खनन परियोजना करेगी ही नहीं परमाणु का, क्योंकि इसमें जोखिम ज़्यादा होता है। और जोखिम लेकर ही कोई काम करना पड़ता है। सरकार कहेगी जोखिम मत लीजिए, तो काम कैसे चलेगा? सिंचाई परियोजनाओं को भी छूट दी गई है, क्योंकि अब बांध बांध बनाने से ज़्यादा पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन बांध बनाना भी तो ज़रूरी है, इसीलिए इसको छूट दे दी गई है। टाउनशिप का निर्माण एक बार हो जाएगा तो आगे जाकर सतत मानव जीवन का विकास होगा, तो यह भी सही ज़रूरी है। जो ज़रूरी है उसको छूट दी गई है। तीनों के तीनों ज़रूरी है, तीनों को छूट दी गई है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसल कन्वेंशन के संदर्भ में विचार करना है। और बेसल कन्वेंशन के संदर्भ में क्या विचार करना है जी? तो सही कथन का विचार करना है। बेसल कन्वेंशन के संदर्भ में सही कथन पर इस सम्मेलन का उद्देश्य जो है खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार आवागमन को नियंत्रित करना है। यहाँ पर बेसल खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार आवागमन को नियंत्रित करना है जी। इसके बाद से है भारत इस सम्मेलन का पक्षकार है। बेसल का भारत जो है पक्षकार है जी। उसके बाद से है बेसल कन्वेंशन। तो यहाँ पर सबसे पहले ये सब देख लीजिए साथ में। बेसल कन्वेंशन जो है प्लास्टिक अपशिष्ट से निपटने के लिए एकमात्र वैश्विक कानूनी रूप से बाध्यकारी लिखत है। तो यहाँ पर ये गलत लग सकता है, क्योंकि एकमात्र दे रहा है, लेकिन वास्तव में है सही, क्योंकि एकमात्र ही बेसल कन्वेंशन है जो कि विश्व भर में प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण करने का काम करता है। और इसके बाद 1 नंबर सही है, भारत इसका पक्षकार है। खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार पारगमन से जुड़ा हुआ है।
तो 1, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीनों के तीनों सही है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या यूएनएफसीसी के पक्षकारों का सम्मेलन, जिसको COP 30 कहते हैं, का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था जी? यहाँ पर दे रहा है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, बाकू में, अजरबैजान में, या फिर बेलेम में, या फिर बेलेम, या फिर ब्राजील में, या फिर दोहा, या फिर कतर में, कहाँ पर किया गया था जी? तो ये जो है बेलेम ब्राजील में आयोजित किया गया था। तो इसको याद रखने वाला चीज़ है ये, इसको तो काफ़ी समय चर्चा में रहा है यह, तो इस पर ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं, इस पर तो एक लंबा लेक्चर हो सकता है और इसके लिए हम लोग जल्द ही एक सेशन लाएंगे और इस पर उसको कवर करेंगे। बेलेम में जो बातें हुई हैं तब तक के लिए उसको, क्योंकि हम लोग को समय भी ज़्यादा लग जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। कृत्रिम वर्षा संवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने पदार्थ क्लाउड सीडिंग तकनीकी में सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं? क्लाउड सीडिंग तकनीकी में कौन-कौन से उपयोग किए जाते हैं जी? क्लाउड सीडिंग में ऑप्शन नंबर ए, नीचे कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में। सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर शुष्क बर्फ। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड, क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड यहाँ पर दे रहा है कि, और उसके बाद से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का संबंध है जी, ये एकदम सही है। सिल्वर आयोडाइड जुड़ा होता है। सोडियम क्लोराइड जिसको नमक बोलते हैं वो भी जुड़ा होता है। यहाँ पर शुष्क बर्फ भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट का संबंध वर्षा कराने से नहीं है। क्लाउड सीडिंग क्या कहते हैं जी? एक तरह से कृत्रिम वर्षा कह सकते हैं। क्लाउड सीडिंग मतलब कि कृत्रिम वर्षा कराने की तकनीकें हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके कृत्रिम बादल बना दिए जाते हैं। तो आप लोग कहिए कैसे कृत्रिम बादल बनते हैं जी? तो यहाँ पर जो सिल्वर आयोडाइड है, इसको कुछ एरोप्लेन या फिर कहें तो कैनन के माध्यम से इस ऊपर वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो चलिए हम लोग एरोप्लेन से ही देख लेते हैं। एरोप्लेन से सिल्वर आयोडाइड छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण ये ऊपरी वायुमंडल में फैल जाते हैं और ये क्या करते हैं, तो आस-पास के जो जल वाष्प होते हैं उनको अवशोषित अपने में चिपका लेते हैं। जैसे ही आस-पास के जल जो है इसमें चिपक जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, धीरे-धीरे भारी हो जाते हैं। इस तरह से हज़ारों लाखों कण जो होते हैं, करोड़ों कण होते हैं, ये आपस में चिपक कर ये क्या बना लेते हैं, बड़े-बड़े जल का बूंद धीरे-धीरे बनाने लगते हैं। जल का बूंद जैसे ही बनाने लगते हैं, तो एक तरह से यह जब अगर थोड़ा-सा ज़्यादा, जैसे ही थोड़ा-सा ज़्यादा जल वाष्प होता है, ये बरस पड़ते हैं। तो कृत्रिम वर्षा ऐसे ही हो जाती है। इसमें सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड जिसको नमक कहते हैं, और शुष्क बर्फ भी उपयोग होता है, जो कि जल का अच्छा अवशोषक होते हैं और चिपकाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संकेतकों पर विचार कीजिए। संकेतकों पर विचार कर लेते हैं। उपयुक्त संकेतकों में से कितने का उपयोग वैश्विक भुखमरी सूचकांक की गणना के लिए किया जाता है? कितने का उपयोग जो है वैश्विक भुखमरी सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो दे रहा है, ऑप्शन का तरीका क्या है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4 जो है। तो यहाँ पर जो है वैश्विक भुखमरी सूचकांक में कौन-कौन से शामिल किए जाते हैं? तो यहाँ पर तेरा अल्प पोषण, बाल ठिगनापन या फिर बाल दुर्बलतापन और मातृ मृत्यु दर। तो यहाँ पर भुखमरी सूचकांक में ये अल्प पोषण तो शामिल है, भुखमरी सूचकांक में अल्प पोषण भी शामिल है। उसके बाद से बाल ठिगनापन मतलब जिसको स्टंटिंग बोलते हैं, बच्चे छोटे रह जाते हैं। बाल दुबलापन भी शामिल है, लेकिन एमएमआर को शामिल नहीं किया गया। मदर मोर्टेलिटी रेट को शामिल नहीं किया गया भुखमरी सूचकांक में। तो यहाँ पर 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल 3 सही है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीसा आधारित पेंट उत्पादन को समाप्त करने के लिए वैश्विक गठबंधन के संदर्भ में विचार करना है। और इसके बाद से क्या दे रहा है जी? क्या पूछा जा रहा है? तो सही कथन पूछा जा रहा है। और तरीका क्या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2, न तो 1 न ही 2। तो यहाँ पर जो है, तो सीसा पर नियंत्रण करने के लिए कौन-कौन से प्रावधान किए गए थे, इनको एक-एक करके देख लेंगे हम लोग। ये जो है सीसा आधारित पेंट उत्पादन को समाप्त करने के लिए वैश्विक गठबंधन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं जी? तो यूएनईपी बोला जाता है। यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था, एकदम सही है। डब्ल्यूएचओ और यूएनईपी ने मिलकर शुरू किया है इसको। इसका इस गठबंधन का उद्देश्य बच्चों को पेंट में मौजूद शीशे के संपर्क में आने से रोकना है और सीसा पेंट के व्यावसायिक जोखिम को कम करना है। तो यहाँ पर व्यावसायिक जोखिम को कम करना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़कर भी हम लोग आराम से आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो है अगर याद भी ना भी हो तो अभी शीशा का है, तो शीशा एक प्रदूषक पदार्थ है। यहाँ पर पेंट में इसका उपयोग होता है चमक बढ़ाने के लिए। पेंट जो होता है, पेंट में जो चमक आता है उसमें शीशा के कारण आता है चमक। लेकिन इससे क्या होता है, ये जो पेंट होते हैं इनके जब प्रत्यक्ष संपर्क में जब कोई भी मानव आता है, तो शीशा उसके व्यक्ति के अंदर चला जाता है और गंभीर जोखिम उत्पन्न कर सकता है। तो इसीलिए यूएनईपी और डब्ल्यूएचओ एक साथ में आए और उन दोनों ने वैश्विक गठबंधन शुरू कर दिया समाप्त करने के लिए। यहाँ पर 1 नंबर सही है और यहाँ पर बच्चों को बचाने के लिए ही इसको किया गया, तो दूसरा नंबर भी सही है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रक के संदर्भ में विचार करना है। और कैसा विचार करना है जी? यहाँ पर भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा का योगदान 40% से अधिक है जी। भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर
ऊर्जा का योगदान 40% से अधिक है। उसके बाद से स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत जो है विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है जी। उसके बाद से भारत में पंचामृत लक्ष्यों में से एक जो है 2030 तक 1000 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है, गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करना है जी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन का तरीका हम लोग देख लेते हैं। सही कथन पूछा जा रहा है, केवल 1, केवल 2 या फिर सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर तो एकदम सही है। कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा का योगदान 40% से अधिक है। ये कितना है जी? तो अकेले सौर ऊर्जा 48% तक पहुँच चुका है। जितना भी हम लोग के पास नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है, मान लीजिए कि 100 गीगावाट हम लोग क्षमता प्राप्त किए हैं, तो उसका 48% सिर्फ यही उत्पादन करता है। लेकिन वास्तव में हम लोग की क्षमता कितनी है जी? तो हम लोग की क्षमता जो है अभी लगभग जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 234 गीगावाट तक पहुँच चुका है। कितना जी? तो 234 गीगावाट के आसपास, या फिर बहुत पुराना आंकड़ा हमारे पास है 234 गीगावाट तक तो हम लोग का नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पहुँचा है, जिसमें से हम लोग का कितना 112 गीगावाट तक हम लोग केवल 116 गीगावाट सिर्फ और सिर्फ कहाँ से? सौर ऊर्जा से मिलता है। तो लगभग 48% पहुँच जाएगा। उसके बाद से स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्व स्थान पर में चौथे स्थान पर है जी। तो यहाँ पर दूसरा नंबर भी सही है, चौथे स्थान पर भारत पहुँच चुका है। और तीसरा उसके बाद से दे रहा भारत में पंचामृत लक्ष्यों में से एक 2030 तक 1000 गीगावाट, अरे बाल रे बाल, 1000 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता प्राप्त करना है। ये 1000 नहीं बल्कि 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है भारत ने, 1000 नहीं 500। यहाँ पर तीसरा नंबर गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है पर्यावरण के संदर्भ में ग्रॉस हॉपर इफेक्ट का संबंध है। ग्रॉस हॉपर इफेक्ट के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर आर्कटिक क्षेत्र में अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के प्रसार से संबंधित है जी। ग्रॉस हॉपर इफेक्ट का संबंध जो है यहाँ पर कह रहा है कि अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के प्रसार से संबंधित है। इसके बाद से यहाँ पर दे रहा है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण टिड्डों की आबादी में गिरावट से संबंधित है जी। ग्रॉस हॉपर इफेक्ट, तो यहाँ पर दूर दूर तक नहीं सोचना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण टिड्डों की संख्या में गिरावट आएगी। और इसके बाद से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण टिड्डों की आबादी में वृद्धि, और इसके बाद से टिड्डों के माध्यम से जूनोटिक रोगों का प्रसार ग्रॉस हॉपर इफेक्ट का संबंध है। तो यहाँ पर इन सबसे कोई संबंध नहीं है। ग्रॉस हॉपर इफेक्ट का संबंध है आर्कटिक क्षेत्र में अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के प्रसार से जुड़ा हुआ है। जो आर्कटिक क्षेत्र में भी अस्थायी कार्बन, जो उत्तर वाला क्षेत्र है, नॉर्वे है, इधर स्वीडन है, फिनलैंड है, रूस वाला क्षेत्र है, साइबेरिया का क्षेत्र है, इधर इधर कौन सा देश है जी? तो इधर यूएसए का अलास्का है, उसके बाद से कनाडा है। ये सब क्या कर रहे हैं जी? तो अंधाधुंध तरीका से आँख पर पट्टी बांध के यहाँ पर खुदाई कर रहे हैं। तेल जो है यहाँ पर तो विश्व का सबसे बड़ा, मतलब एक तरह से बड़ी परियोजनाओं में से एक शुरू कर दिया, यहाँ का तेल निकालकर अमेरिका में लाने का। इधर कनाडा भी बात नहीं मान रहा है, और इधर उत्तर के जितने भी उसके द्वीपीय क्षेत्र हैं, सब में खुदाई चालू कर चुका है। इधर रूस तो कभी किसी का बात मानेगा नहीं, और यहाँ पर ये सभी देश भी अब खुदाई शुरू कर चुके हैं। पहले कहते थे हम लोग तो अच्छा आदमी है, लेकिन ये जो है नॉर्डिक कंट्रीज, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये सब देश हैं, ये भी अब आतंक मचा रहे हैं आर्कटिक क्षेत्र में, जिसके कारण स्थायी कार्बनिक प्रदूषक यहाँ पर पहुँच रहे हैं आर्कटिक रीजन में, उत्तरी ध्रुव की तरफ पहुँच रहे हैं, जिसके कारण इस यहाँ पर भी अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों का प्रभाव बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इसी को ग्रास हॉपर इफेक्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया? स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024, तो ये ऐसा जारी करने वाला खुरापाती काम कौन कर सकता है जी? तो यहाँ पर दे रहा है कि यूएनईपी, उसके बाद से डब्ल्यूएमओ, जलवायु परिवर्तन पर अंतर आईपीसीसी और एसएडीपी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जो मौसम से संबंधित जानकारी कौन रखता है जी? तो मौसम से संबंधित जानकारी कौन रख सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है भूमिगत कोयला गैसीकरण। भूमिगत कोयला गैसीकरण के संदर्भ में विचार करना है। भूमिगत कोयला गैसीकरण के संदर्भ में यहाँ पर दे रहा है भूमिगत कोयला गैसीकरण हाइड्रोकार्बन सामग्री के संश्लेषित गैस में परिवर्तन करने की मूल प्रक्रिया है जी। हाइड्रोजन कार्बन सामग्री के संश्लेषित गैस में परिवर्तन करने की मूल प्रक्रिया है। इसके बाद से है, सबसे पहले हम लोग क्या पूछा जा रहा है? सही पूछा जा रहा है, और पूछा जा रहा है एलिमिनेशन मेथड के साथ में। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि भूमिगत कोयला गैसीकरण हाइड्रोकार्बन सामग्री के संश्लेषण से संबंधित है। इसके बाद से यूसीजी प्रक्रिया का उपयोग करके कोयला परतों का जिनका खनन करना किफायती नहीं है, दोहन किया जा सकता है जी। इसके बाद से भूमिगत गैसीकरण विविधता भूजल को दूषित कर सकती है, तो यहाँ पर तीनों के तीनों एकदम सही है। कोयला गैसीकरण का संबंध तीनों से है। यहाँ पर भूमिगत गैसीकरण को आप देख लीजिए। कोयला गैसीकरण का अर्थ होता है कि कोयला से गैस निकालना। कोयला से कौन सा गैस निकलता है? जो सीन गैस होता है, जिसमें से मीथेन की मात्रा होती है, और इसको ईंधन के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। इसके अलावा CH4 के अलावा भी कई सारे हानिकारक गैसें, जैसे CO, जिसको CO2 यहाँ से निकलता है, और सल्फर भी निकलता है, फास्फोरस की भी मात्रा थोड़ी बहुत निकल जाती है। तो ये सभी, इन सभी के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं जी? तो सीन गैस कहते हैं। इनको निकाला कैसे जाता है जी? तो कोयले से। तो कोयले को कुछ लंबे समय तक गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद एकाएक यहाँ से जब ये काफी गर्म हो जाता है, तप्त हो जाता है, निस्मुंद वातावरण, मतलब कि हवा यहाँ पर पास नहीं होता है, फिर भी इसको एक तरह से दहन कराया जाता है।
बिना ऑक्सीजन के। और जब यह जलने लगता है, जब लाल-लाल हो जाता है, मतलब जलता नहीं है, एक तरह से कहा जाए उच्च तापमान पाते ही इसमें से एक तरह से पिघलन की तरह हो जाता है, जिसके कारण अब या एकाएक इधर से क्या छोड़ा जाता है जी, तो जल वाष्प छोड़ा जाता है। जल वाष्प, जल नहीं बल्कि केवल वाष्प छोड़ा जाता है। जैसे ही जल वाष्प इन कोयले से गर्म तप्त कोयले से अभिक्रिया करता है, इसमें से सीन गैस निकल जाता है। अब यही सीन गैस को ऑब्जर्व करके या फिर कंजर्व करके इसको एक जगह बंद कर लिया जाता है सिलेंडर में, जिससे उसका ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। और ये प्रक्रिया यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन को रोकने के लिए इसको सबसे पहले तो बड़े-बड़े फैक्ट्रियों में किया जा सकता है। लेकिन दूसरा उपाय क्या है? लेकिन इससे लागत बहुत ज़्यादा आती है, जिसके कारण इसका माँग मतलब क्या कहते हैं इसको, कीमत बढ़ जाती है। लेकिन इसकी कीमत को कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या दिमाग लगाया है जी, इसको ज़मीन के अंदर खोद कर ज़मीन के का से ही निस्मुद्र कर दिया जाए और तब अंदर कोयला से गैस निकाल कर इस तरह से बना लिया जाए। ठीक है, ये प्रक्रिया तो काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर लागत भी बच जाएगी, आराम से पृथ्वी के अंदर बन जाएगा। लेकिन इससे हानिकारक क्या होता है, हानि जो उत्पन्न होती है, जिससे जो हानिकारक गैसें उत्पन्न होती है, ये आस-पास के जो मृदा की नमी है, उससे मिलकर भूजल में शामिल हो जाते हैं और भूजल को प्रदूषित कर देते हैं। तो पूरी प्रक्रिया को समझ चुके हैं, तीनों के तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग का डी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः सुर्खियों में रहने वाले कफाला प्रणाली। अब कफाला प्रणाली का संबंध तो एकदम काफ़ी पुराना हो चुका है, फिर भी इस समय देख लेना ज़रूरी है। कई खाड़ी देशों में प्रवासी श्रमिकों का नियमन इसी से होता है, कफाला से। उसके बाद से तेरा पश्चिम एशिया में इस्लामी धर्मार्थ निधि का पंजीकरण है। इस्लामी धर्मार्थ निधि। इसके बाद से तेरा मध्य पूर्व में धार्मिक शिक्षा की सीमा का प्रायोजन है। इसके बाद से तेरा है प्रवासी श्रमिकों द्वारा भेजे गए वित्तीय प्रोत्साहन या फिर रेमिटेंस है। तो ये दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। प्रवासी जो यूएई में, सऊदी अरब ने तो इस साल खत्म कर दिया, इसीलिए तो यह चर्चा में है, क्योंकि सऊदी अरब में कफाला को समाप्त कर दिया गया है। कफाला क्या होता है? ये तो एक तरह का ठेकेदारी प्रथा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी? ठेकेदारी प्रथा। ठेकेदारी प्रथा मतलब इसमें क्या कहा जाता है जी, तो कंपनी है जो कोई एक कंपनी है जो कि यूएई में है। यूएई में यह क्या करती है, कंपनी जो है विभिन्न ठेकेदारों को नियुक्त करती है। छोटे-छोटे मतलब कि आस-पास के ही जो यूएई के ही लोग होते हैं, उनको नियुक्त करती है। कहती है कि आप लोग जो विदेश से, भारत से या फिर किसी अन्य देश से जितने प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं, इनसे काम आप लोग ठोक-ठोक के कराइए। जितना आप लोग का हिम्मत है उतना करवा लीजिए। जितना काम करवाइएगा उतना हम आपको पैसा देंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, मज़दूरों के साथ ज़बरदस्ती काम करवाते हैं। 12-12 घंटा, 16-16 घंटे तक काम करवा लेते हैं ज़बरदस्ती, और वहाँ से आने का, इनसे छुटकारे पाने का कोई लक्ष्य, कोई निश्चित दिशा भी नहीं है और भोजन भी खराब मिलता है, तो इसीलिए इसको काफ़ी आलोचना की जाती है। फिर भी पश्चिमी देशों में बना हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। कई खाड़ी देशों में प्रवासियों का नियमन करने के लिए बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस अधिनियम या नियमों के अंतर्गत घोषित किया जा गए हैं? गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र को किसके तहत विनियमित किया जाता है जी? तो यहाँ पर दे रहा है कारखाना अधिनियम 1948, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या फिर जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। इसके बाद से है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम। तो इस दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, यहाँ पर केवल एक ही संबंध है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है व्हाइट श्रेणी के उद्योगों, व्हाइट श्रेणी के जो उद्योगों को स्थापित और संचालित करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है जी। अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद से व्हाइट श्रेणी के उद्योगों के संयंत्रों का प्रदूषण सूचकांक 30 तक है, 30 तक है। इसके बाद से दे रहा है यहाँ पर सही क्या पूछा जा रहा है जी, तो सही कथन पूछा जा रहा है और ऑप्शन का तरीका केवल एक, केवल दो, दोनों और कोई नहीं। तो यहाँ पर एक नंबर तो एकदम सही है। व्हाइट श्रेणी के उद्योगों को स्थापित और संचालित करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। व्हाइट श्रेणी किसको कहते हैं, जहाँ पर कम प्रदूषण होता है। जैसे कि व्हाइट श्रेणी किसको कहते हैं जी, तो जैसे बिस्किट का निर्माण, छोटे छोटे खाद्य पदार्थ जो बनते हैं वहाँ पर इसी को कहा जाता है व्हाइट श्रेणी। यहाँ पर संयंत्रों का प्रदूषण यहाँ पर दे रहा है कि व्हाइट श्रेणी के उद्योग के संयंत्रों का प्रदूषण सूचकांक 30 तक होता है, तो एकदम सरासर गलती है। व्हाइट श्रेणी के प्रदूषण का सूचकांक जो है यह 20 तक होता है, 20 से कम ही होता है। कितना जी, तो 20 से कम होता है और इस 20 से कम होने के कारण इसको छूट दी जाती है और किसी से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं की जाती है। तो यहाँ पर दे रहा है 30 और चाहिए 20, तो गलत हो जाएगा। एक नंबर तो एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुर्खियों में रहे मैत्री सेकंड और भारती निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मैत्री सेकंड और भारती का संबंध यहाँ पर दे रहा है अंटार्कटिका में भारत की अनुसंधान स्टेशन। उसके बाद से हिंद महासागर में भारत की प्रस्तावित गहरे समुद्र में खनन परियोजनाएं। इसके बाद से लद्दाख में भारत की नई सौर वेधशालाओं की योजना है। तो यहाँ पर जो है मैत्री सेकंड और भारती जो है अंटार्कटिक में भारत के अनुसंधान स्टेशन है। तो यह तो आराम से 10वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के संदर्भ में विचार करना है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के संदर्भ में क्या विचार करना है जी? यहाँ पर विचार करना है, सही कथन पर विचार करना है। और यहाँ पर दो ठो स्टेटमेंट है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना तो दो, ऐसे ही तो स्टेटमेंट याद हो जाना चाहिए। और यहाँ पर तेरा इस गठबंधन की शुरुआत जो है भारत ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत की थी। इसके बाद से है इसे 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 में शुरू किया गया था जी। तो यहाँ पर जो है एक नंबर तो एकदम सही है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
एनसीजीएम के प्रावधान के तहत ही ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, मतलब ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर दे रहा है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, मतलब कि जो शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं उनका एक संगठन बनाने की बात करता है। विश्व के जितने भी देश हैं और जितने भी शहर जो है नदियों के किनारे बसे हुए हैं, वे कौन सी चुनौतियां फेस करते हैं, नदियों को कौन सी चुनौतियां फेस करने पर मजबूर करते हैं, सभी के निपटान के लिए इस संगठन की प्रस्ताव रखा था भारत ने। किसके तहत जी? तो एनएमसीजी के तहत। तो ये जो है इसको शुरू कब किया गया था जी? तो इसको शुरू किया गया था 2023 में, COP 28 में शुरू किया गया था। 2023 के, सर यहाँ पर लिखना चाहिए 2023 के COP 28 में शुरू किया गया था, ना कि COP 29 में। तो यहाँ पर जो है COP 28 जो कि शर्म एल शेख में हुआ था मिस्र के, तो यहाँ पर ये दूसरा नंबर गलती हो जाएगा, एक नंबर सही है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 तक का क्वेश्चन हम लोग को देखना था, या हम लोग 49 तक के क्वेश्चन को देख लिया। ये क्वेश्चन और देखेंगे इस क्लास में हम लोग। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जिसको CBAM कहते हैं, को आयातित वस्तुओं पर कार्बन आधारित शुल्क लगाता है। किसकी पहल है जी? CBAM जो आयातित वस्तुओं पर कार्बन आधारित शुल्क लगाता है, किसकी पहल है? यहाँ पर दे रहा है अमेरिका, यूरोपीय संघ, G20, OECD। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय संघ द्वारा कार्बन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म शुरू किया है इसने। मतलब कि जो विकासशील देशों से जो प्रदूषणकारी उद्योगों से बना हुआ उत्पाद जो यूरोप में प्रवेश करता है, तो उसी को रोकने के लिए बनाया गया, जिसका भारत जो है कड़े शब्दों में विरोध करता है। अब हम लोगों ने 50 तक के क्वेश्चन को देख लिया है। अगले क्लास में हम लोग 50 से 51 से 100 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, लास्ट तक बने रहने के लिए।